हम्म। तो देखेंगे अपन, इधर देखो जरा, हम बात करते हैं वेक्टर डीएनए की। तो वेक्टर डीएनए की बात करें तो वेक्टर डीएनए में क्या होता है, या वेक्टर डीएनए क्या होता है? सबसे पहले ये वो डीएनए है जो हमारे किसको ले जाने वाला है, हमारे डिजायर जीन को कैरी करने वाला है, या फिर ये वही है जो हमारे डिजायर जीन को ट्रांसफर करवाएगा पोस्ट में। अरे सही है, बात गलत है? मतलब अपने साथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएगा। मतलब अरे यार याद करो ना, जब जब हमारा डिजायर जीन और जब हमारा वेक्टर डीएनए जब दोनों आपस में मिलता है, तभी ना हमारा आर डीएनए बनता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है, और तभी ना वो हमारा आगे फर्दर जनरेशन में ट्रांसफर होता है। अरे बोलो, आया नहीं आया यहाँ तक? अरे यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हमारी बातें होती हैं। तो हम लोग बात करें कि भैया जो हमारा वेक्टर होना चाहिए उसमें एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दैट इज द सेल्फ रेप्लिकेटिंग। अगर किसी अगर किसी में सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी नहीं है, अगर कोई ऐसा वेक्टर है जिसमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी नहीं है, जैसे कि मान लो ये हमारे पास वेक्टर है और इसके अंदर मान लो हमारे पास डिजायर जीन है। ये हमारे पास क्या हो गया भैया, ये हमारा डिजायर जीन। और हम बोल रहे हैं कि हमारे डिजायर जीन से प्रोडक्ट बनाना है मुझे। तो और मान लो कि हम इसको ट्रांसफर कर दिए किसके अंदर, ई कोलाई के अंदर। किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया भैया? ई कोलाई के अंदर। तो बताओ, ई कोलाई में जाने के बाद अभी तो हम तो ट्रांसफर एक को ना किए हैं, तो हम क्या चाहते हैं, ई कोलाई जय को डिवाइड करे उतना हमारा ये भी हर ई कोलाई में घुसते जाए। अरे तब ना हमारा नंबर बढ़ेगा। मतलब ई कोलाई जब डिवाइड डिवाइड करेगा तो ये अपने डीएनए को, मतलब प्लाज्मिड को डिवाइड करेगा, रेप्लिकेट करवाएगा, तो उसके साथ ये भी रेप्लिकेट हो जाए तब ना मजा आएगा। अरे रेप्लिकेट हो जाएगा तो जितना भी इक्वल होगा सब में चला जाएगा। अरे सही बात गलत बात? तो ये भी हमारा क्या होना चाहिए, दैट इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग पावर होनी चाहिए। उसके अंदर जाए और खुद से क्या करे, रेप्लिकेट कर दे। बराबर है क्या? मतलब बस इसको स्टिमुलेशन चाहिए कि अच्छा इसको दिखना चाहिए, अच्छा अच्छा यहाँ पे रेप्लिकेशन चल रहा है, अच्छा यहाँ पे सब कुछ है, तो ले हम भी रेप्लिकेट हो जाते हैं। समझ में? मतलब इसके में क्या होना चाहिए, सेल्फ रेप्लिकेटिंग पावर होनी चाहिए। अगर सेल्फ रेप्लिकेटिंग पावर है तो ये अपने आप को रेप्लिकेट करके अपना नंबर बढ़ाएगा। और हम लोग ये बोले कि भैया अब हमारे कंटेनर में जितना भी ई कोलाई होगा, क्या उन सब में आ जाएगा क्या ये? अरे यार ई कोलाई तुम एगो डालोगे लेकिन उसको तुम कल्चर मीडियम पे ग्रो कर रहे हो। अरे कल्चर मीडियम मतलब जहां पे हम उसको डिवाइड करवा रहे हैं, कल्चर मीडियम है हमारा। तो हम लोग जितनी बार डिवाइड करेगा उतनी बार हमारा ये प्लाज्मिड भी डिवाइड कर रहा होगा, ये हमारा वेक्टर भी डिवाइड कर रहा होगा, और जितनी बार डिवाइड करेगा वो हर इकोलाई में रहेगा ना। और जितना ज्यादा नंबर ऑफ इकोलाई रहेगा, अमाउंट जितना ज्यादा रहेगा, तो बताओ क्या उतना ही ज्यादा हमारा प्रोडक्ट भी रिलीज होगा क्या? अरे होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हमारी बात। तो हम लोग क्या बोले कि भैया जो हमारा वेक्टर डीएनए होता है, वापस सुनना, जो हमारा वापस से बोलो, जो हमारा वेक्टर डीएनए होता है वो क्या करता है कि स्पेशल डीएनए होता है जो कि हमारे जीन को कैरी या फिर ट्रांसफर करता है। क्या करता है भैया? हमारे जीन को कैरी या फिर ट्रांसफर करता है। वही दूसरी बात करें कि भैया जो हमारे वेक्टर डीएनए होते हैं उनमें एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दैट इज द सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी। अगर उसके में सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी है तो केवल तब ही हम उसको वेक्टर डीएनए के तौर पे कंसीडर करेंगे, नहीं तो हम उसको वेक्टर डीएनए के तौर पे कंसीडर नहीं करेंगे। अरे यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? तो हम लोग क्या बात करेंगे कि भैया अगर, वापस से बोलो 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 जल्दी, मैं अगर उसके पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी है तो केवल तब ही हम इसको यूज कर सकते हैं एज अ वेक्टर, वरना यूज नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मान लो हम रिकॉम्बिनेंट बना भी लेते हैं और इसके में सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी नहीं है और हम ट्रांसफर कर देते हैं किसी होस्ट सेल में, उसके बावजूद वो वहां जाकर रेप्लिकेट कर नहीं सकता, ये अपना नंबर बढ़ा नहीं सकता। अगर ये अपना नंबर नहीं बढ़ा पाएगा तो कुल मिला के हमारे को डिजायर प्रोडक्ट भी उतना ज्यादा मिलने वाला नहीं। अरे कुल मिला के एक जीन है वही थोड़ा बहुत जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करेगा, उससे जो प्रोटीन बनेगा बस उतना ही, क्योंकि भैया ये खुद तो रेप्लिकेट किया नहीं है भाई। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका नंबर तो बढ़ा नहीं है, अगर इसका नंबर नहीं बढ़ेगा तो हमारा प्रोडक्ट, डिजायर प्रोडक्ट भी उतना ज्यादा नहीं मिलेगा। अरे यहाँ तक बात समझ में आई या सब भूल गए अपन? अरे आई क्या? चलो अब हमारी बात करें कि भैया अब हमारा जो वेक्टर होता है ना वो किस बात पे डिपेंड करता है। हमारा वेक्टर होता है, हम किस बात से मतलब डिसाइड करेंगे कि हम वेक्टर किसको लेंगे। अरे याद करो, मैंने तुमको बताया था कि भैया जितना भी जीन का साइज होता है ना उसके अनुसार हम वेक्टर डिसाइड करते हैं। जीन के साइज के अनुसार क्या डिसाइड होता है, हमारा वेक्टर डिसाइड होता है। जितना बड़ा हमारे जीन का साइज होता है वही उतना, मतलब उसी के अनुसार हम किसको यूज करते हैं, दैट इज द वेक्टर। और साथ ही हम ये भी ध्यान रखते हैं कि भैया हमको जो आरडीएनए बनाना है, ये आरडीएनए कौन से होस्ट में ट्रांसफर करना है। समझ में आ गया? जैसे कि देखो, ये हमारा डिजायर जीन है, डिजायर जीन के बाद हम लोग ये करके, और ये हमारा आरडीएनए बन गया। क्या बन गया हमारा? ये आरडीएनए। और इस आरडीएनए को हमको कहाँ ट्रांसफर करना होता है? होस्ट सेल में। अरे करना होता है कि नहीं होता है?
अब मान लो कि हम कोई ऐसा वेक्टर ले लिए हैं जो हमारे इस होस्ट सेल में जा ही नहीं सकता। मतलब मान लो हमारे पास होस्ट सेल क्या है, ई कोलाई है। मान लो हमारे पास होस्ट सेल क्या है भैया, ई कोलाई है, और ये वाला जो वेक्टर है ना वो ई कोलाई में इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता, मतलब ये ई कोलाई में जाके रह नहीं सकता। तो बताओ क्या ये सही होगा क्या हमारे लिए? नहीं। तो अगर जब हम जीन ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं भैया, जीन ट्रांसफर कर रहे हैं, तो मुझे इस चीज का पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया हम किस तरह, मतलब कितना बड़ा जीन रहे हैं, मतलब हमारा डिजायर जीन क्या है, और साथ ही टाइप ऑफ होस्ट सेल क्या है कि नहीं भाई? जितना अलग अलग टाइप ऑफ होस्ट सेल होगा उसी के अनुसार हम उसका वेक्टर भी यूज करेंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास एनिमल सेल है, तब उस केस में हम लोग रेट्रोवायरस को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं हम लोग? रेट्रोवायरस को यूज करते हैं। अब रेट्रोवायरस हमारा वेक्टर हो गया, उसमें हम अपने डिजायर जीन को मिलाएंगे, और डिजायर जीन को मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, एनिमल सेल में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि भैया रेट्रोवायरस आराम से इन्फेक्शन कॉज कर सकता है किसके अंदर, एनिमल सेल के अंदर। अरे क्लियर है भाई? अरे यहां तक समझ में आई? मतलब यहाँ पे कुल मिला के हम वेक्टर वो डिसाइड कर रहे हैं जो हमारे होस्ट के लिए सुटेबल हो। सही है क्या? मतलब होस्ट में आसानी से चला जाए, मतलब टाइप ऑफ होस्ट मतलब काफी मायने रखेगा इस बात को डिसाइड करने में कि हमारा वेक्टर क्या होगा। अच्छा देखना, जब हम लोग ये काम कर रहे होंगे ना, तो सबसे बड़ा मुद्दा जो होगा ना हमारे को, वो वेक्टर ढूंढना ही होगा। समझना, वेक्टर ढूंढने में कैसे हमारा बड़ा मुद्दा होगा वो समझो। जैसे वेक्टर क्या करने वाला है, अपने साथ हमारे डिजायर्ड जीन को मिला के आरडीएनए बनाने वाला है, और यही आरडीएनए किस में जाने वाला है, होस्ट सेल में आने वाला। अरे है ना? तो वेक्टर किस बात पे डिपेंड करता है, दो चीज पे। एक तो साइज ऑफ जीन पे, मतलब हमारा जो डिजायर जीन है उसका साइज क्या है, मतलब वो किस टाइप का है। अरे क्लियर है भाई? और दूसरा डिपेंड करता है कि भैया टाइप ऑफ होस्ट सेल क्या है, मतलब किस में हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये जरूरी है क्या कि मेरे को साइज मिल जाए तो टाइप भी मिल जाए? नहीं। अरे ये हमारा काफी मुश्किल काम है, ये हमारा क्या क्या है, काफी मुश्किल। जैसे मान लो कोई जीन हमारा बहुत बड़ा है, जैसे रेट्रोवायरस की बात करें, तो रेट्रोवायरस हमारे में इन्फेक्शन कर सकता है, लेकिन अगर मान लो कि वो बहुत बड़ा जीन नहीं ले जा सकता है, तो क्या तुम बहुत बड़ा जीन उसके साथ भेज सकते हो क्या? नहीं। फिर अपन बहुत बड़ा जीन उसके साथ ट्रांसफर कर नहीं पाएंगे, फिर हम लोग बहुत बड़ा जीन उसके साथ ट्रांसफर कर नहीं पाएंगे। यहां तक बात समझ में आई नहीं आई? तो हम लोग बहुत बड़ा जीन उसके साथ, तो हम लोग का जो कंप्लीट जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी होगा, जो हमारा कंप्लीट प्रोसीड्यूर होगा, उसमें हमारा सबसे मुश्किल काम क्या होगा, दैट इज अ वेक्टर को चुनना। क्या होगा हमारे पास, वेक्टर। अगर एक बार हम वेक्टर को चुन लिए ना भाई, तो उसके बाद हमारा काम आसान हो जाता है एज कंपेयर टू द अदर वन। क्लियर भाई? बाकी चीज तो हमारे को दिमाग से सोचना है, पर वेक्टर की बात करें तो वेक्टर प्री डिसाइडेड होगा कि हाँ यहाँ पे क्या लिया जा सकता है। बराबर? वेक्टर को हम खुद थोड़ी बना सकते हैं। अरे वेक्टर तो पहले ही से कोई ऑर्गेनिज्म है ना भाई, उसी के अंदर से ना हमारा प्लाज्मिड निकल रहा है भाई। अरे बोलो भाई, क्या उसी के अंदर से ना हमारा प्लाज्मिड निकल रहा है? तो हमारा जो वेक्टर है वो हमारा प्री डिसाइडेड होगा। अरे क्लियर है भाई? मतलब जब अगर हम जीन ट्रांसफर कर रहे हैं, तो मेरे को मालूम होना चाहिए कि भैया जो हमारा जीन है वो कितना बेस पेयर का बना हुआ है, और उसको कौन सा वेक्टर लेके जा सकता है, और वो किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में लेके जा सकता है, मतलब कि कौन से होस्ट सेल में लेके जा सकता है। तो हमारा वेक्टर डिसाइड करना ये सबसे ज्यादा हमारे पास क्या है, दैट इज अ मुश्किल काम है, दैट इज अ क्रूशियल वर्क है। क्लियर है भाई? अरे है कि नहीं है? तो हम लोग अगला स्टेटमेंट लिखेंगे अब वेक्टर डीएनए में। वेक्टर डीएनए में सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी में हो गया था ना भाई। उसके बाद लिखना सिलेक्शन ऑफ वेक्टर, टॉपिक डालना, टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ वेक्टर डीएनए डिपेंड्स अपॉन, सिलेक्शन ऑफ वेक्टर डीएनए डिपेंड्स अपॉन। हाँ बताओ, हम कौन सा वेक्टर सेलेक्ट करेंगे, ये दो चीज पे डिपेंड करता है। कौन कौन चीज पे डिपेंड करेगा भाई? हम कौन सा वेक्टर सेलेक्ट करेंगे ये कितने चीज पे डिपेंड करता है भैया? दो चीज पे। कौन कौन से चीज पे डिपेंड करेगा? अरे कौन कौन से चीज पे डिपेंड करेगा? सबसे पहले हमारे डिजायर जीन का साइज क्या है, सबसे पहला कि हमारा डिजायर जीन का साइज क्या है, और दूसरा किस बात पे डिपेंड करेगा कि भैया ये किस टाइप के होस्ट सेल में जाने वाला है, मतलब ये एनिमल सेल में जाएगा, प्लांट सेल में जाएगा, बैक्टीरिया में जाएगा, किस में जाने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लोग बात करें कि किस चीज पे डिपेंड करेगा। पहला हो जाएगा हमारा साइज ऑफ डिजायर्ड जीन। पहला हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज द साइज ऑफ डिजायर्ड जीन। और दूसरा क्या हो जाएगा, दैट इज हमारे पास टाइप ऑफ होस्ट सेल। तो हमारे पास दूसरा हो जाएगा
टाइप ऑफ होस्ट सेल, टाइप ऑफ होस्ट सेल, टाइप ऑफ होस्ट सेल किस किस पे डिपेंड करेगा? सिलेक्शन ऑफ वेक्टर डीएनए डिपेंड्स अपॉन, सबसे पहला साइज ऑफ डिजायर्ड जीन, और दूसरा हो जाएगा हमारा टाइप ऑफ होस्ट सेल। मतलब हम इन दोनों को देखने के बाद ही किसी वेक्टर को डिसाइड कर सकते हैं कि हम कौन सा वेक्टर ले और कौन सा वेक्टर ना ले। अरे सही बात है कि क्या? अगर मान लो कोई बहुत बड़ा जीन है तो उसके लिए मुझे कोई ऐसा वेक्टर चाहिए जो बड़े जीन को ले जा सके। छोटे वाले जीन को ले जाने वाले वेक्टर में हम कोई बड़ा जीन इंसर्ट नहीं कर सकते। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? अरे आ रहा है कि नहीं यहाँ तक बात समझ में? अरे पक्की बात? अरे वो ले नहीं जा पाएगा ना, वो संभलेगा नहीं उससे। तुम मान लो तुम्हारा वजन अभी 10 किलो है और तुम्हारे ऊपर 100 किलो डाल दिया जाए, तुम क्या करेगा? तुम संभाल लेगा क्या? नहीं। वैसे ही हमारा हो वेक्टर भी है। क्लियर है भाई? उसका एक अपना एक पर्टिकुलर कैपेसिटी है कि वो इतने नाइट्रोजन बेस पेयर को ही अपने अंदर एकोमोडेट करके ले जा सकता है, उससे ज्यादा से नहीं ले जा सकता है। हाँ, अगर मैक्सिमम से कम हुआ तब, अगर मैक्सिमम से ज्यादा हो गया तो फिर कैसे ले जाएगा? समझ में? अब हम लोग बात करेंगे, बहुत सारा वेक्टर बात करेंगे और उसमें हम लोग बात करेंगे कौन सा वेक्टर कितना ले जा सकता है। अरे सही बात गलत बात? चलो, तो हम लोग बात करें कि भैया कोई भी वेक्टर, जैसे कि मान लो अगर मुझे वेक्टर चाहिए तो उस वेक्टर में ना कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अगर वो प्रॉपर्टीज नहीं है तो फिर हम उसको किसी भी कीमत पे हम उसको वेक्टर के तौर पे कंसीडर नहीं करेंगे। वापस से बोलना, मैं क्या बोल रहा हूँ भैया? वेक्टर अगर कोई है तो उसके लिए मुझे उसके लिए क्या चाहिए? कुछ कंडीशन चाहिए, उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज चाहिए उसके अंदर। अगर वो सारी प्रॉपर्टीज उस वेक्टर के अंदर है तभी हम उसको वेक्टर मानेंगे, या फिर उसको हम लोग देंगे कि हाँ भैया तुम अब लेके जाओ, वरना हम नहीं मानेंगे। कोई तकलीफ है क्या यहाँ तक? अरे कोई तकलीफ है तो बताओ यहाँ तक। अरे यहाँ तक कोई तकलीफ है तो बोलेंगे भाई। चलो, तो हम लोग पहले ओवरव्यू बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपन लिख लेंगे। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है ना? चलो देखते हैं, है ना? समझना जरा, थोड़ी थोड़ी सी बात समझ में आएगी, धीरे धीरे वो क्लियर हो जाएगा, धीरे धीरे से। बराबर है क्या? समझना जरा। तो हम लोग सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं? चलो, तो हम लोग सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं वो समझना। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं कि भैया वेक्टर में क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो वेक्टर में क्या होना चाहिए? सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी। अच्छा देखना, जहां पे हमारा, समझना, जहां जैसे कि मान लो, जैसे कि कंसीडर करो, जैसे कि मान लो कि ये हमारा एक वेक्टर है। क्या है? हमारा एक वेक्टर है और हम बोल रहे हैं कि भैया इसमें हमारा एक डिजायर जीन लग गया। अरे क्लियर है भाई? और हम इसको क्या किए? उसके में ट्रांसफर कर दिए होस्ट सेल के अंदर। और हम क्या बोल रहे हैं भैया? ये जब उसके अंदर जाए तो इसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेटिंग पावर होनी चाहिए। अच्छा, सेल्फ रेप्लिकेटिंग पावर कब होगी? जब इसके में कोई ऐसा जीन हो जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सके। अब तुम सोचो, मान लो, तुम सोचो ना भैया, हमारा जो डीएनए है, हमारा डीएनए रेप्लिकेट करता है तो कहीं ना कहीं से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए स्पेशल साइट था तभी ना कट किया था। अरे प्रोटीन बनाने के लिए भी स्पेशल जगह था तभी ना प्रोटीन बना था, या फिर ट्रांसक्रिप्शन या फिर ट्रांसलेशन हुआ था। अरे हुआ नहीं हुआ? वैसे ही हम लोग बात करें कि भैया अगर हमारे वेक्टर में भी, अगर हमारे वेक्टर में भी एक से अगर 10 वेक्टर बनाना है, इसका क्लोन तैयार करना है, अगर इसका रेप्लिकेशन करवाना है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? एक पॉइंट ऐसा होगा जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता होगा। सही बात गलत बात? मतलब हर एक वेक्टर में क्या होगा भैया? एक पॉइंट ऐसा होगा जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता होगा, और उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं हम लोग उस पॉइंट को? ओरिजिन। दैट इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या बोल रहे हैं हम लोग इसको? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब जब ये रेप्लिकेट होना स्टार्ट करेगा तो भैया एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करेगा ये रेप्लिकेट होना। बराबर है क्या? उसको हम लोग बोलेंगे ओरिजिन। अब तुम सोचो, इस पूरे वेक्टर पे अगर मान लो कहीं पे ओरिजिन नहीं है, वापस से बोल रहा हूं, इस पूरे वेक्टर पे अगर मान लो कहीं पे ओरिजिन नहीं है तो इस केस में बताओ क्या होगा? इस केस में बताओ क्या होगा? अरे चाहे कितना भी सामने वाला होस्ट सेल इसको डिवाइड करवाने का कोशिश करे या रेप्लिकेट करवाने की कोशिश करे, ये रेप्लिकेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भैया? क्योंकि भैया इसके अंदर क्या नहीं है भाई? इसके अंदर ओरिजिन नहीं है, और अगर ओरिजिन नहीं है तो किसी भी कीमत पे ये रेप्लिकेट कर नहीं सकता है। समझ में आया क्या? तो भैया ओरिजिन का मतलब क्या है भैया? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब वो
जहां से हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन या फिर हमारे वेक्टर का रेप्लिकेशन होने वाला है, हमारा जो वेक्टर का जो डीएनए है उसका रेप्लिकेशन होने वाला है, दैट पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन। बराबर है क्या? इसी पॉइंट को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ओरिजिन। दैट इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट होने वाला है। सही है? अच्छा, दूसरा प्रॉपर्टी होना चाहिए कि भैया हम उसको पहचान सके कि भैया कौन हमारा रिकॉम्बिनेंट बना है और कौन हमारा रिकॉम्बिनेंट नहीं बना है। सही है? दूसरा क्या होना चाहिए प्रॉपर्टी? कि हम पहचान सके कि भैया कौन हमारा रिकॉम्बिनेंट बना है और कौन हमारा रिकॉम्बिनेंट नहीं बना है। समझना जरा, कंडीशन सुनो। मैं बोल रहा हूं कि भैया हमने क्या लिया? हमारा डिजायर जीन लिया, और डिजायर जीन लेने के साथ ही हमने एक वेक्टर लिया। बराबर? अरे बराबर है ना? तो जब हम चाहते हैं कि हमारा डिजायर जीन किस में लगे? हमारे वेक्टर में आके फिट हो जाए। अरे यही चाहते हैं ना भैया हम। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम क्या करोगे? दोनों को एक साथ मिलाओगे। अच्छा, दोनों को जब एक साथ मिलाओगे तो इसका दो कंडीशन हो सकता है। इसको तुम पहले काटेगा ना, अरे इसको तुम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटेगा कि नहीं काटेगा? और काट के चाहेगा कि ये वाला इसके अंदर घुस जाए। तो इसका दो कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन क्या होगा? कि भैया इसके अंदर हमारा डिजायर जीन ना घुसे, और दूसरा कंडीशन हो सकता है कि भैया हमारे अंदर ये इसके अंदर भैया हमारा डिजायर जीन घुस जाए। यही दो कंडीशन हो सकता है ना भैया। अब तुम देखो, हमारे पास एक ही कंटेनर है और एक ही कंटेनर में दोनों मिल रहा है, डिजायर जीन घुसने वाला भी और डिजायर जीन ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा भैया? इन दोनों को अलग करना पड़ेगा ना भाई। अरे करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? अगर हम इन दोनों को अलग नहीं कर पाते हैं और डायरेक्टली होस्ट में अगर तुम ट्रांसफर कर देते हो, तो क्या ये हमारा डिजायर प्रोडक्ट देने वाला है क्या? अरे बताओ, क्या ऊपर वाला हमारा डिजायर प्रोडक्ट? अरे डिजायर जीन हमारा इसमें है तो डिजायर प्रोडक्ट भी हमारा यही देगा ना भाई। अरे ऊपर वाला हमारा डिजायर प्रोडक्ट देगा या नहीं देगा? तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे कंटेनर में सबके सब एक जैसे हों। सबके कैसे भैया? एक जैसे। या तो हमारा इस टाइप का हो, नहीं तो सब इस टाइप। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इन दोनों को अलग करना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को अलग करना। अब समझना जरा क्या हुआ। जैसे कि मान लो कि ये मान लो हमारे पास एक प्लाज्मिड है। क्या है हमारे पास? एक प्लाज्मिड वेक्टर है। क्या है हमारे पास? एक प्लाज्मिड वेक्टर है। और हम बोल रहे हैं कि भैया यहाँ पे वो जीन प्रेजेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्फिसिलिन रेसिस्टेंट जीन। क्या है ये? हम क्या बोल रहे हैं इसको? एम्फिसिलिन रेसिस्टेंट। मतलब ये एंटीबायोटिक एम्फिसिलिन के लिए रेसिस्टेंट है। मतलब इस पे तुम एम्फिसिलिन कितना छिड़क दो, इस साला मरेगा नहीं, चाहे जो हो जाए। अरे सही बात गलत बात? क्योंकि इसके पास क्या है? एम्फिसिलिन रेसिस्टेंट। मतलब एम्फिसिलिन से बचने का उपाय है इसके पास, है ना भाई? अच्छा एक बात बताओ, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि एम्फिसिलिन को काट सकते हैं या नहीं काट सकते? अरे काट सकते हैं भाई। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है हमारे पास, हम केनहू के कुछ उड़ा सकते हैं, खाली हमारे को साइट मिलना चाहिए। अरे मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? तो भैया हमारे को साइट मिला, हम एम्फिसिलिन को काट दिए। अब बताओ, जब ये एम्फिसिलिन कट गया तो एम्फिसिलिन का कुछ पोर्शन इधर रह गया और कुछ पोर्शन इधर रह गया क्या? अरे क्या ये पूरा जीन है क्या? अब क्या ये हमारा रेसिस्टेंट है क्या? अरे क्या अब ये हमारा रेसिस्टेंट है क्या? अब चेक करो, हमने क्या किया कि भाई ये वाला यहाँ से मैंने इसको कट लगाया, और कट लगाने के बाद हम लोग यहाँ पे अपना डिजायर्ड जीन इसमें लगा चुके हैं। बराबर? अब बताओ जब हम इसको कट लगाएंगे तो दो कंडीशन आएगा। हो सकता है ये दोनों आपस में फिर से जुड़ जाए, और हो सकता है कि हमारा डिजायर जीन इसके अंदर जुड़े। अगर ये वापस से जुड़ गया, तो फिर से एम्फिलिन से घंटा नहीं मरेगा। और अगर ये नहीं जुड़ा और हमारा डिजायर जीन इसके अंदर घुस गया है, तो अब साला ये एम्फिसिलिन से मर जाएगा। मतलब हम जहां जैसे ही मतलब पूरा कंटेनर लेंगे, पूरा प्लेट पे लेंगे, और प्लेट पे जब जैसे ही तुम एम्फिसिलिन मिलाओगे, तो जहां जहां एम्फिसिलिन की वजह से ऑर्गेनिज्म मर गए हैं, क्या वही हमारा रिकॉम्बिनेंट था क्या? अरे यही ना। अब एम्फिसिलिन से रेसिस्टेंट नहीं बचा, ये तो अभी भी फिर से रेसिस्टेंट हो गया ना भाई। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से मिटाता हूं, है ना भाई? समझना जरा, हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। क्लियर है भाई? एक वेक्टर, तुम जितनी बार में समझोगे भैया ये चीज इंपॉर्टेंट है, तुम चाहे आज पूरा क्लास में यही समझो, पर मैं आज यही समझ जो कर लो। ठीक है भाई? समझना, जब तक तुम समझेगा नहीं ये चीज, तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। आज समझना जरा, देखो जरा वापस से मैं बोल रहा हूं कि देखो ये हमारे पास एक डिजायर जीन है, और ये हमारे पास मान लो कि क्या है? दैट इज अ
वेक्टर डीएनए। ये हमारे पास क्या भैया, वेक्टर डीएनए। सबसे पहले क्या किया, हम वेक्टर डीएनए को कट किए। वेक्टर डीएनए को क्या किया भैया, देखो वेक्टर डीएनए को हमने कट किया बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से, हमने इसको काटा, बराबर। अरे बोलो ना, जब इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज से काटा तो भैया ये इस तरह से पोर्शन में कट चुका है अब, अरे है ना भाई। और हमने क्या किया कि भैया इसको और प्लस इसको, इन दोनों को भैया एक ही कंटेनर में मिला दिया, एक ही टेस्ट ट्यूब के अंदर मिला दिया, और इसमें मैंने एक एंजाइम डाल दिया जिसको हम प्यार से बोलते हैं लाइगेज। क्या बोलते हैं हम लोग उसको प्यार से, लाइगेज। जैसे ही तुम लाइगेज एंजाइम डाले हो, बताओ क्या लाइगेज को हम लोग मॉलिक्यूलर गम या फिर ग्लू या फिर क्या बोले थे भाई, ये ज्वाइनिंग एंजाइम था ना भाई। अब क्या करेगा, जो कटा हुआ पोर्शन है उसको ज्वाइन करेगा। अरे सही बात गलत बात, तो तुम देखो हमारा डिजायर जीन भी इसी के अंदर है और हमारा वेक्टर डीएनए भी इसी के अंदर है। तो यहाँ पे दो कंडीशन, जब हम लोग लाइगेज मिलाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन बनेगा ना, कि जब हमारा डिजायर जीन इसके अंदर ना घुसे और ये दोनों आपस में फिर से जुड़ जाए। अरे याद करो, ये दोनों अगर आपस में जुड़ गया तो इसी को ना याद करो, रीसर्कुलराइजेशन ना हो, इसीलिए हमें कोई एंजाइम मिलाए थे जिसको हम लोग बोले थे एल्कलाइन फॉस्फेटेज। अरे सही बात गलत बात, इसका रीसर्कुलराइजेशन ना हो इसीलिए ना हम लोग कोई एंजाइम इसमें डाले थे, कौन सा, दैट इज एल्कलाइन फॉस्फेटेज। अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या करता है, दैट इज अ फॉस्फेट, मतलब फिफ्थ एंड से फॉस्फेट ग्रुप को हटा देता है। फिफ्थ एंड से क्या करता है भैया, फॉस्फेट ग्रुप को निकाल के फेंक देता है, जिसकी वजह से फिर हमारा फॉस्फेट ग्रुप है नहीं, तो फॉस्फेट और ओएच के बीच में कोई बॉन्ड बनेगा नहीं, और वहां पे हमारा रीसर्कुलराइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। अरे समझ में आई बात, नहीं आई? अरे यहाँ पे हमारा क्या पॉसिबल नहीं हो पाता है, फिर हमारा रीसर्कुलराइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये बात समझ में आती या नहीं आती भाई, पक्की बात? अरे यहां तक क्लियर है क्या? चलो, तो इसके बाद देखना, तो अगर हम लोग मिला रहे हैं, लाइगेज मिला रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है वो जुड़ेगा। अरे हम तो शुरुआती में नहीं, बार बार जुड़ रहा था, इसलिए ना हम इसमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज मिला दिए थे, लेकिन अब तो हम लाइगेज मिला रहे हैं, तो हम तो खुद बोल रहे हैं कि नहीं बेटा तुम जुड़ो। अरे अगर हम लाइगेज मिला रहे हैं तो हम तो खुद बोल रहे हैं नहीं बेटा तुम जुड़ो। तो अगर हम चाहते हैं जुड़ो तो इसके लिए दो ही कंडीशन होगा ना, कि हो सकता है ये दोनों फिर आपस में जुड़ जाए, तो जुड़ने के बाद ये बना दे। क्या ये बताओ, क्या ये आरडीएनए है? नहीं भैया, उसके अंदर हमारा वेक्टर के अंदर हमारा डिजायर जीन नहीं है, तो भैया हम लोग ये बोल दे कि भैया वो हमारा आरडीएनए नहीं है, मतलब ये हमारा आरडीएनए अभी तक तो नहीं है। लेकिन क्या दूसरा कंडीशन ये हो सकता है क्या, कि हमारे वेक्टर के अंदर हमारा डिजायर जीन आ जाए? अरे आ सकता कि नहीं? क्या ये हमारा आरडीएनए है कि नहीं है? अरे है ना, ये हमारा आरडीएनए। और देखना, और बना दोनों ही है, ये भी बना है हमारे इसी कंटेनर के अंदर और ये भी बना है हमारे इसी कंटेनर के अंदर, और हम चाहते हैं कि भैया ये दोनों को अलग करना। अरे यार तुम सोचो ना, इसका कल्चर करके भी क्या करोगे? इसके कल्चर से कुछ होने वाला है क्या हमारा? ये फालतू में साला खाएगा पिएगा मौज मस्ती करेगा, है कि नहीं रे? और ये साला खाएगा पिएगा तो हमारा डिजायर जीन है, तो हमारे को कुछ प्रोडक्ट निकाल के देगा। अरे सही बात गलत बात, नहीं समझ में आई बातें? अरे कंफर्म बात समझ में नहीं आया, पक्की बात? वापस से समझना, जब हमारे पास एक डिजायर जीन है और हमारे पास ये वेक्टर डीएनए है, ये क्या है हमारे पास, डिजायर जीन, और ये हमारे पास वेक्टर डीएनए, और हम वेक्टर डीएनए को कट कर रहे हैं बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। अच्छा, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज हम वही यूज करेंगे जो हम डिजायर जीन को काटने में यूज किए थे। समझ में आ रहा है क्या? अगर हम डिजायर जीन को काटने में इकोर 1 यूज किए हैं, तो वेक्टर डीएनए को भी काटने में हम किसको यूज करेंगे? इकोर 1 को यूज करेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों करेंगे हम लोग? इकोर 1 से यूज करने से फायदा हमारे को, अरे इकोर 1 यूज करने से हमारे को ये फायदा होगा ना कि भैया दोनों का एंड एक जैसा बनेगा। सेम अगर एंजाइम यूज करेंगे तो क्या होगा भैया, दोनों का जो कटा हुआ पार्ट है वो एक जैसा बनेगा, और जब दोनों का कटा हुआ पार्ट एक जैसा बनेगा तो क्या जुड़ना आसान नहीं हो जाएगा क्या? अरे ब्लंट बनेगा तो दोनों में ब्लंट बनेगा, और स्टिकी बनेगा तो दोनों में स्टिकी बनेगा, तो दोनों का जुड़ना आसान हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, है ना? तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दोनों का जुड़ना आसान हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई नहीं आई? अरे यहां तक बात समझ में नहीं आई? तो हम लोग वेक्टर डीएनए को काटेंगे बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। सेम का मतलब वही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज से काटेंगे जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज से हम अपने डिजायर जीन को निकालने के लिए कट लगाए थे। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अब जब हम इन दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो हमारे पास दो कंडीशन होता है कि भैया जब हम लाइगेज मिलाएंगे तो अब ज्वाइन करेगा डीएनए को। अरे डीएनए को ज्वाइन करेगा ना, तो ज्वाइन करने में दो कंडीशन हो गया, एक तो ये खुद आपस में जुड़ जाए,
और दूसरा इसके अंदर वेक्टर जुड़ जाए। सही है भाई, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया भैया, दो कंडीशन हो गए, एक तो आपस में ये खुद जुड़ जाए और दूसरा इसके अंदर हमारा वेक्टर जुड़ जाए। सही है, मतलब हमारा डिजायर जीन जुड़ जाए। अगर वेक्टर के अंदर हमारा डिजायर जीन जुड़ गया तो बताओ क्या हमारा आरडीएनए बन गया क्या? और क्या हमको इसी को होस्ट में ट्रांसफर करना है क्या? क्या मुझे इसी को होस्ट में ट्रांसफर करना है कि इसको करना है? बोलो जल्दी। मेरे को इसको ट्रांसफर करना है होस्ट में, इसको नहीं ट्रांसफर करना भैया। तो ये एसेंशियल है कि नहीं है कि हम इन दोनों को अलग करें? अगर हम इन दोनों को अलग नहीं कर पाते हैं, बताओ जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा क्या वो 100% प्योर होगा क्या? नहीं भैया, उसमें कुछ फालतू का, भाई फालतू का इकोलाई तोलाई होगा जो साला कोई काम नहीं कर रहा होगा, फालतू का हमारा मीडियम यूज कर रहा होगा और आराम से खूब ग्रो कर रहा होगा, एकदम मजे से रह रहा होगा। हम ऐसा चाहते हैं क्या? अरे हम इंसान है भाई, अपने फायदे के अलावा कुछ नहीं चाहते भाई, है कि नहीं भाई? इंसान क्या है भाई? दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी है, बता रहा हूं मैं, है ना भाई, खतरनाक। उसके फायदे के लिए जो है ना सब सही है, पेड़ पौधा उसके लिए फायदे के लिए तो लगा देगा दो चार को, है ना। और कोनो उसके लिए खतरा बना ना, जोर से मिटा देगा, है बहुत खतरनाक इंसान। चलो आ जाओ। तो ये बात समझ में आ गई क्या? तो भैया इसका दो कंडीशन हो गया जुड़ने का। जैसे ही तुम इसको लाइगेज मिलाओगे, मतलब इसके अंदर क्या क्या है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास एक तो डिजायर जीन है हमारे पास, और साथ ही हमारा वेक्टर है कटा हुआ। सही है क्या? साथ ही हमारा वेक्टर डीएनए है कि नहीं है? और जब ये दो कंडीशन है तो भैया जब हम इसके लाइगेज मिलाएंगे, जब हमको इसको जोड़ना है तो इसके लिए दो कंडीशन है कि वेक्टर आपस में जुड़ जाए। तो वेक्टर अगर आपस में जुड़ गया तो ये बन जाएगा, और वेक्टर के अंदर हमारा डिजायर जीन आ जाए तो हमारा ये बनेगा। बराबर है क्या? और हम चाहते हैं इन दोनों को अलग करना। तो पहला कंडीशन क्या हो गया? पहला कंडीशन क्या हो गया कि हम चाहते हैं अब क्या है, इन दोनों को अलग करना। तो देखना, सबसे पहले हमारे एक वेक्टर में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए थी कि भैया वो रेप्लिकेट कर सके। हमारे वेक्टर के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए थी भैया, वो रेप्लिकेट कर सके, मतलब उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो। क्या हो भैया उसमें? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब हम लोग बात करें किसी पर्टिकुलर पॉइंट से वो अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट, अच्छा हो सकता है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है ना वो पॉइंट एक से अधिक हो, तो एक से अधिक है तो अच्छी बात, लेकिन कम से कम एक तो होना ही चाहिए। अरे मिनिमम एक तो होने ही चाहिए, चाहे जो हो जाए, कम से कम एक हमारे पास होना चाहिए। अगर हमारे पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है तो भैया ये यहां से अगर रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो ये पूरा रेप्लिकेट करेगा, और इसके अंदर अगर गलती से हम अपना डिजायर जीन मिला दे तो क्या करेगा, ये हमारे डिजायर जीन को भी रेप्लिकेट कर देगा। और हम यही तो चाहते हैं ना कि हमारा डिजायर जीन अपना नेचुरल मेथड से रेप्लिकेट होते रहे, हर ऑर्गेनिज्म में जाते रहे और मस्त हमारे को डिजायर प्रोडक्ट मिलता रहे। अरे क्या हम रोज रोज ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं क्या? नहीं, हम चाहते हैं कि भाई एक बार बना दिए उसके बाद वो अपने से रेप्लिकेट करे, जितना सेल बने सब में हमारा जीन जाए और सब मिलके हमारे को प्रोडक्ट बनाए, एकदम लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट बना के हमको बोले लीजिए सर आपका प्रोडक्ट तैयार है। अरे हम यही चाहते हैं ना भाई। अरे समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? तो हम लोग क्या चाहते हैं वो क्लियर है क्या? अरे हम लोग क्या चाहते हैं वो क्लियर है क्या? ये सारी बातें समझ में आई या उड़ गया? पक्की बात? तो यही तो हमारा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि वेक्टर क्या करता है भैया, हमारे जीन को कैरी करता है। क्या लिखा हुआ है भैया हमारा? वेक्टर क्या करता है, हमारे जीन को कैरी करता है। क्या सही नहीं लिखा है क्या? अरे बोलो भाई, किसी को नहीं समझ में आएगा तुम लोग को? पक्की बात? वेक्टर डीएनए क्या होता है ये समझ में आ रहा है? कंफर्म? तुमको कहीं नहीं आ रहा है भाई?
तुमको कोई भी तकलीफ हो तो पूछ लेना भाई, ऐसे नहीं चलेगा काम। अब फिर दोबारा से तो बताना पॉसिबल नहीं है ये चीज़, लेकिन बाहर बता दूंगा मैं फिर से, ठीक है? बाहर बता सकता हूँ, क्लास में दोबारा बताना पॉसिबल नहीं, सबका टाइम खराब होगा। चलो आ जाओ। तो हम लोग बात करें कि भैया जो हमारा वेक्टर है, वेक्टर में 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। समझना, वेक्टर क्या करने वाला है, हम जो डिजायर जीन सोचे हैं, हम सोचे हैं कि मान लो कि इंसुलिन बनाने वाला जीन किसके अंदर ट्रांसफर करना है, किसी के अंदर ट्रांसफर कर दे, ताकि हमारे को इंसुलिन मिलता रहे, ताकि अगर किसी को भी डायबिटीज मेलाइटस हो, किसी को भी चीनी का बीमारी हो, तो हम उसके में क्या लगा सके, इंसुलिन वहां से निकाल लेंगे, भर लेंगे इंजेक्शन में, साले को ठूस देंगे। अरे है कि नहीं रे, हम यही ना चाहते हैं। तो हम क्या किए, सबसे पहले अपना डिजायर जीन क्या निकाले, इंसुलिन निकाले। अब इंसुलिन में हम चाहते हैं इंसुलिन बने, तो उसके लिए कोई ना कोई होस्ट सोच के रखे हुए हैं कि हम किसके अंदर ट्रांसफर करेंगे और कहां से इंसुलिन बनाने वाले हैं हम लोग। अरे वो सब तो जीन का खेल है ना भाई, कोई भी प्रोटीन बनना किसका खेल होता है, जीन का। जीन अगर हमारे अंदर है तो हमारे अंदर प्रोटीन बन रहा है, और वही जीन अगर तुम बैक्टीरिया के अंदर डाल दो तो वही जीन बैक्टीरिया के अंदर है, तो वही इंसुलिन बैक्टीरिया भी बनाएगा। अरे बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो वही जीन हमारा क्या कौन बनाएगा, बैक्टीरिया भी बनाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपने जीन को ट्रांसफर किसके अंदर कर रहे हैं, बैक्टीरिया के अंदर। तो उसके लिए जो हमारे को बीच में जरूरत पड़ेगी वो किसकी जरूरत पड़ेगी भैया, हमारे को वेक्टर डीएनए की। किसकी जरूरत पड़ेगी हमारे को, वेक्टर डीएनए की। किसकी जरूरत पड़ेगी हमारे को, वेक्टर डीएनए। और जो हमारा वेक्टर डीएनए है, जिसके माध्यम से हम जीन ट्रांसफर करने वाले हैं हमारे अदर होस्ट सेल में, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं कि भैया हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो वेक्टर डीएनए होना चाहिए वो इस बात पे डिपेंड, हमको ये सोचना है कि वेक्टर डीएनए हम कौन लेंगे। तो वेक्टर डीएनए इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारे जीन का साइज क्या है, और दूसरा हमारा होस्ट सेल क्या है। और साथ ही अगर कोई भी वेक्टर है, अगर हम उसको यूज कर रहे हैं तो उसके में कम से कम 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। वापस से बोल रहा हूं, अगर कोई भी वेक्टर है हमारे पास और हम उसको यूज करें जेनेटिक इंजीनियरिंग में, इसके लिए कितनी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए भैया, 3। पहला प्रॉपर्टी है इट मस्ट बी, मतलब इट मस्ट प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन, मतलब कम से कम एक ओरिजिन तो होना चाहिए भैया, है ना, चाहे जो हो जाए उसके में ओरिजिन प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन, ये हमारा पहला कंडीशन है। अरे समझ में आ गया, पहला कंडीशन हो गया ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, अरे ओरिजिन का मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से हमारा वेक्टर जो है वो रेप्लिकेट करने वाला है, अपने नंबर को बढ़ाने वाला है। मतलब ये हमारा वेक्टर है और यहां मान लो हमारा ओरिजिन है, तो यहां से अपना ओरिजिन स्टार्ट करेगा रेप्लिकेशन के लिए, और रेप्लिकेट करेगा, फिर रेप्लिकेट करेगा, फिर रेप्लिकेट करेगा, फिर रेप्लिकेट करेगा, फिर मतलब अपने नंबर को बढ़ा रहा है। और अगर अपने नंबर को ये नहीं बढ़ा पाता है, अगर अपने नंबर को ये नहीं बढ़ा पाता है, तो होस्ट सेल में ट्रांसफर करके भी कोई फायदा होने वाला है नहीं, कोई फायदा नहीं होना। तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी हो गया कि भैया अगर हम किसी को वेक्टर डीएनए लेते हैं, अगर हम किसी को वेक्टर के तौर पे यूज कर रहे हैं, तो इट मस्ट हैव प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन। उसके में भैया एक ओरिजिन तो होने ही चाहिए, एक से अधिक हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक तो हमारे पास होना चाहिए। दूसरा है, तो पहला कंडीशन क्या हो गया, प्रेजेंस ऑफ, बोलो तो पहला कंडीशन क्या हो गया भैया, प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन। हमारे पास जो दूसरा कंडीशन है उसमें हम लोग बात कर रहे हैं सेलेक्टेबल मार्कर जीन की बात करते हैं। वापस देखना, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सेलेक्टेबल मार्कर जीन। क्या बात कर रहे हैं हम लोग, सेलेक्टेबल मार्कर जीन। अब तुम समझना सेलेक्टेबल मार्कर जीन क्या करेगा, समझना। हम बोल रहे हैं ना प्लाज्मिड को कट लगाएंगे हम लोग, अरे वेक्टर को काटेंगे और हम अपने डिजायर जीन के अंदर इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। तो अब समझना, ये मान लो कि हमारे पास क्या है, एक प्लाज्मिड है, ये हमारे पास एक वेक्टर है, प्लाज्मिड ही वेक्टर है। चलो, तो हम लोग बात करें कि भैया ये वाला जो यहाँ पे जो जीन है ना, ये वाला, ये मान लो है एम्फिसिलिन रेसिस्टेंट जीन। कौन सा है ये, एम्फिसिलिन रेसिस्टेंट जीन। ये कौन सा जीन है भैया, एम्फिसिलिन। मतलब एक एंटीबायोटिक होता है एम्फिसिलिन, अगर हम इसके ऊपर डाल दे तो इसको क्या घंटा फर्क पड़ेगा क्या, अरे बोलो क्या इसको घंटा फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो भैया इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हमारे पास। अच्छा मान लो कि अगर ये रेसिस्टेंट होता है टेट्रासिलिन के लिए, तो टेट्रासिलिन डालोगे तो इसको घंटा फर्क, समझ में आ रहा है क्या। लेकिन ये है एम्फिसिलिन के लिए रेसिस्टेंट, और हम अगर डाल दे टेट्रासिलिन तो बताओ मरेगा कि नहीं मरेगा, अरे मरेगा ना भाई। तो हमारे पास कम से कम एक मार्कर जीन होना चाहिए, मतलब एक एंटीबायोटिक जीन होने चाहिए। अगर एक वो एंटीबायोटिक का जीन है तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इस जीन को हम यहां से काट दिए, क्या किसको यूज किए हम लोग, किसको यूज किए हम लोग हैं,
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर। तो अब बताओ क्या ये वेक्टर हमारा कट गया है क्या इस तरह में? और ये देखो आधा एम्फिसिलिन रेसिस्टेंट जीन इधर आ गया है और आधा एम्फिसिलिन रेसिस्टेंट जीन इधर आ गया है ना भाई। अब बताओ क्या ये एम्फिसिलिन अब काम करेगा? अरे ये जीन एक साथ रहेगा, बीच से उड़ा दिया तो जीन बोलेगा काम करेगा? अबे नहीं ना, अब ये जीन काम नहीं कर पाएगा, बराबर। तो अब हम जब ये काट दिए और हम जब यहाँ पे डिजायर जीन अपना मिला रहे हैं तो इसका दो ही कंडीशन पॉसिबल है ना भाई, कि ये दोनों आपस में जुड़ जाए या फिर ये डिजायर जीन हमारा इसमें जुड़े। तो पहला कंडीशन हो गया कि भाई ये दोनों आपस में जुड़ जाए और फिर से एम्फिसिलिन के लिए रेसिस्टेंट हो जाए, और दूसरा कंडीशन है कि भैया हमारा यहाँ पे डिजायर जीन घुस जाए और ये हमारा इस तरह से हो जाए खत्म। अब बताओ कौन टेट्रासिलिन के लिए रेसिस्टेंट, ये कौन एम्फिसिलिन के लिए रेसिस्टेंट है और कौन नहीं है? अरे ऊपर वाला जीन वापस से बन गया ना भाई, तो ये एम्फिसिलिन के लिए रेसिस्टेंट है कि नहीं है? तो ये एम्फिसिलिन के लिए रेसिस्टेंट है, लेकिन क्या ये एम्फिसिलिन के लिए रेसिस्टेंट है? नहीं, ये हमारे एम्फिसिलिन के लिए रेसिस्टेंट है। एम्फिसिलिन क्या होता है? एक टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स होता है। क्या होता है हमारा? एक टाइप ऑफ एंटीबायोटिक, मतलब बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देता। तो ये रेसिस्टेंट है तो ये आराम से ग्रो करेगा। अरे ग्रो करेगा ना। तो जैसे मान लो कि हमको तो नहीं पता है ना कि किसमें हमारा डिजायर जीन घुसा है। अरे हमको थोड़ी पता है कि भैया किसमें, हम तो सबको ग्रो करेंगे। अरे हम जब ये बना लेंगे तो हम तो दोनों को ग्रो करेंगे ना भाई, है ना। तो हम चाहते हैं कि भैया हमको सिर्फ ये मिले ये ना मिले, मतलब हम यहाँ पे सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग करने वाले हैं। अगला स्टेप तो सिलेक्शन और स्क्रीनिंग के लिए ही हमारा सिलेक्टेबल मार्कर जीन होने चाहिए। अगर हमारा सिलेक्टेबल मार्कर जीन नहीं है तो हम इसको अलग नहीं कर सकते। अभी बताता हूं कैसे। जैसे कि मान लो कि ये हमारे पास एक रेप्लिका, ये हमारे पास मान लो एक प्लेट है। क्या किया हमारे पास क्या है भैया? प्लेट। और याद करो बैक्टीरिया जो ग्रो करता है ना वो कॉलोनी के फॉर्म में ग्रो करता है। किस फॉर्म में ग्रो करता है भैया? कॉलोनी के फॉर्म में ग्रो करता है। तो हम लोग बोले भैया ये एगो कॉलोनी इधर बना दिया होगा, एगो कॉलोनी इधर बना दिया होगा, एगो कॉलोनी इधर बना दिया होगा, एगो कॉलोनी इधर बना दिया होगा। अरे इस तरह से कॉलोनी बना रहा होगा ना भाई आराम से। अरे है ना भाई। अब अगर तुम इस पे एम्फिसिलिन डाल दिए तो साला हमारा यही वाला मर जाएगा। तो फायदा का चीज जो बनाए हो तो मर गया, फिर दोबारा से बनाओ, मजा नहीं। हम क्या किए, मान लो कि अगर कोई प्लेट हो और उस प्लेट को हम इस पे सटाएं और इसको उठा ले तो बताओ इसका कुछ पार्ट इस पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और अब साले को इस पे एम्फिसिलिन डाल दो, जो मर गया इसका मतलब वो हमारा रिकॉम्बिनेंट है। अरे हम इस पे क्या किए, एगो प्लेट डाले, आई प्लेट को ने इधर पलट लिए, मतलब उठा लिए और इधर नीचे कर दिया, बराबर। और इस प्लेट को मतलब एज इट इज जहां जहां बैक्टीरिया होगा वहां वहां इसमें भी लग जाएगा। अरे लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? लग जाएगा ना इस तरह से। देखो इस तरह। अब मान लो अब ये हमारा रेप्लिका प्लेट है, ओरिजिनल प्लेट हमारा ये है जिसमें बहुत सारा बैक्टीरिया, इसमें तो तरीका सा सटा दिए हैं खाली है उसको मजा आने के लिए, समझ में आ गया? अब वैसा कर दिए। अब इस पे हम क्या डालेंगे? एम्फिसिलिन को डाल देंगे। अरे डालेंगे ना एम्फिसिलिन। जैसे ही एम्फिसिलिन डालोगे बताओ तो कौन मरेगा? हमारा आरडीएनए वाला मरेगा कि हमारा जो नॉर्मल वापस से जुड़ गया है वो मरेगा? अरे हमारा आरडीएनए वाला मर जाएगा। काहे मर जाएगा? क्या कि यहाँ पे हमारा एम्फिसिलिन वाला जो जीन था वो कट चुका है, अब वो एम्फिसिलिन के लिए रेसिस्टेंट नहीं रहा। अगर वो रेसिस्टेंट नहीं है तो भैया ये मर जाएगा। और मान लो हम बोल रहे हैं कि भैया ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मर गया, तो बताओ तो इसमें हमारा कौन सा रिकॉम्बिनेंट है? अरे ये दोनों हमारे रिकॉम्बिनेंट हुए ना, तो हम लोग सिंपल यहां से उठा के बाहर निकाल लेंगे और इसका लार्ज स्केल कल्चर कर लेंगे। इसी का सिर्फ प्रोडक्शन करेंगे, इसका प्रोडक्शन नहीं करेंगे, उसको हटा देंगे अपन। अरे बोलो रे भाई, यहां तक समझ में आई नहीं आई? अब तुम सोचो कि अगर हमारे पास सेलेक्टेबल मार्कर जीन नहीं होता, अगर कोई एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन नहीं होता, तो क्या तुम ये काम कर पाते? क्या तुम इसका स्क्रीनिंग कर पाते? कभी नहीं। ये हम इसका स्क्रीनिंग कभी नहीं कर पाते। तो भैया दूसरा इंपॉर्टेंट हो गया ना कि भैया अगर हमारे पास वेक्टर है तो इट मस्ट हैव अ सेलेक्टेबल मार्कर जीन। उसके पास कम से कम एक सेलेक्टेबल मार्कर जीन। सेलेक्टेबल मतलब सेलेक्ट करने लायक, मार्कर मतलब देख के। अरे मार्क कर लेना हम लोग, देखो मार्क कर लिया ना हम लोग, यही हमारा है। तो सेलेक्टेबल मार्कर जीन है, वो है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। अगर ये नहीं होता तो हम इसको पहचान पाते क्या? अरे अगर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन इसके अंदर नहीं होता तो क्या हम इसको पहचान पाते क्या? नहीं, हम इसको पहचान नहीं पाते, हम इसको पहचान नहीं पाते। तो हम लोग क्या बोलेंगे भैया कि भैया वेक्टर के अंदर कम से कम 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन, मतलब वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सके। वो अपने आप को क्या कर सके भैया? रेप्लिकेट। अगर ओरिजिन है तो उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, मतलब वो अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। अरे समझ में आ रही है नहीं आ रही है भाई?
अगर उसके में ओरिजिन है तो हम लोग क्या बात करें कि भैया वो अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। लेकिन अगर उसके अंदर ओरिजिन नहीं है तो वो अपने आप को रेप्लिकेट करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो जब वाला रेप्लिकेट नहीं करेगा तो कहते लेके पूरा करेंगे हम। हमको तो भाई डिजायर प्रोडक्ट चाहिए और लार्ज अमाउंट में चाहिए। तो जब लार्ज अमाउंट में मेरे को डिजायर प्रोडक्ट चाहिए तो हमारा ये जो वेक्टर है वो जाके वहां पे डिवाइड करना चाहिए। मतलब हमारे डिजायर जीन का नंबर वहां पे बढ़ेगा तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन भी बहुतेले होगा। और जब ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन बहुतेले होगा तो हमारे को डिजायर प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा मिलेगा। अरे आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? नहीं तो हमारा एगो जीन कितना प्रोटीन बनाएगा रे? सोचो जरा, एगो जीन कितना प्रोटीन बनाएगा, कितना डिजायर प्रोडक्ट तुमको दे देगा? पता चलेगा एगो इंसुलिन का कीमत हो जाएगा 500-600 करोड़। अबे एक्सपेरिमेंट में उतना पैसा तो लग ही जाता है ना। अब पता चलेगा 2 साल रुकेगा तो तरीका से इंसुलिन निकलेगा। हाँ बोल बोल केकर लगा 500 करोड़ ला ले लगा देते है कि नहीं रे? जब ज्यादा अमाउंट में रहेगा तब ना रे सस्ता बेचेंगे। अब है भाई एक वो जीन है काम कर रहा बस, ए रेप्लिकेट करने वाला कोई कंसेप्ट नहीं भाई, हुए है जो है सो हुए है। तो अब क्या किया जाएगा फिर उस केस में? 500-600 करोड़ 500-600 करोड़ तो कम में बोल दिया भाई। एक वो एक्सपेरिमेंट में बहुत पैसा लग जाता है। अब सारा एक्सपेरिमेंट का पैसा तो लोगे से ना लेगा वसूलेगा। तब क्या अब इतनी सी ना इंजेक्शन बनेगा तो कितना बचेगा? 500 करोड़ ला है कि नहीं? तैकाला इंजेक्शन 2 दिन काम करेगा खत्म, फिर बोलेगा रे 500 करोड़ ला फिर, है कि नहीं? आया कि नहीं आया? और उतना ज्यादा प्रोडक्शन भी नहीं रहेगा हमारे पास, है कि नहीं? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हमारी बातें होती। तो भैया सेलेक्टेबल मार्कर जीन का समझ में आ गया। अगर सेलेक्टेबल मार्कर जीन नहीं होता तो हम आरडीएनए में और सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर में हम अंतर नहीं कर पाते। समझना ना, सेल्फ लाइगेटेड का है बोले हैं? अरे ये आपसे में जुड़ गया है। लाइगेट मतलब जुड़ना और सेल्फ लाइगेटेड का मतलब आपसे में जुड़ जाना। देखो ना साला ये कटा खुदे में जुड़ गया। इसको लगा कि हम इसको पहचान, लेकिन हम लोग थोड़े इससे बोर चुट्टा है कि नहीं रे? तो यहाँ पे क्या है भैया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर। क्या है ये? हमारा सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर है और ये हमारा आरडीएनए है। तो बताओ अगर हमारे पास सेलेक्टेबल मार्कर जीन नहीं होता, यहाँ पे अगर एम्फिसिलिन रेसिस्टेंट जीन नहीं होता तो क्या तुम इन दोनों को कभी अलग कर पाते? नहीं कर पाते ना हम इन दोनों को अलग। अगर हम इन दोनों को अलग नहीं कर पाते तो बताओ हमारा प्रोडक्शन बहुत कम होता ना। पता चलता मीडियम डाल रहे हैं 50-50 किलो एक बार में, अब बन रहा है 200 ग्राम। समझ में नहीं आता साला हो क्या रहा है। देखो तो ज्यादा वही ना है, फालतू वाला मटेरियल ज्यादा ना है, रिकमेंडेड वाला मटेरियल कम है कि नहीं है? तो ऐसा ही होता। अरे यार तुम सोच, सिंपल सोचो ना भाई, अगर तुमको कोई काम करना है ना भाई, तो तुम किसके लिए करना चाहोगे? अपने लिए या किसी और के लिए? है ना? तो इसको भी जुड़ना है तो अपने ही में जुड़ने में ज्यादा बिलीव रखेगा कि बोलेगा नहीं नहीं रे डिजायर जिन मत तू आ हमरा लगा तोरा साथे जुड़बो हम, हैं? ऐसा सोचेगा कि अपने में जुड़ने में मजा आएगा, इसको अपने में जुड़ने में मजा आएगा भाई। तो ज्यादा तो वही बनेगा ना, सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर ही बनेगा। अरे ये तो सेल्फ जुड़ गया ना, अपने से जुड़ गया भैया। लाइगेट मतलब जुड़ जाना, सेल्फ मतलब अपने से है भाई, वेक्टर फिर से वेक्टर बन गया। अरे आया कि नहीं आया? तो हम लोग सेल्फ लाइगेटेड मतलब हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास सेलेक्टेबल मार्कर जीन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दैट इज अ सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर, और हमारे आरडीएनए को दोनों को हम आराम से अलग कर पाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक अभी तक कुछ नहीं लिखना है, यहां तक समझ में आया तो बस बहुत बड़ी बात है। यहां तक अगर समझ में आ गई बात तो यही बहुत बड़ा बात है। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है क्या? अच्छा इसके आगे और भी बताऊंगा। ये सेलेक्टेबल मार्कर जीन में सिर्फ एक एग्जांपल दिया हूं, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, है ना भैया? इसके अंदर और भी आएगा। जैसे मान लो, कंसीडर करते हैं, है ना भाई? जैसे मान लो कि भैया ये हमारे पास एक वेक्टर है, मिटा दें क्या इस सबको? ये वाला समझ में आ गया ना? चलो मान लो हमारे पास एक वेक्टर है और उसके में एगो जीन है कलर बनाने वाला। क्या कौन सा जीन है भैया? साले को वही उड़ा दे तो कलर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अरे बोलो रे। हमारे पास एगो वेक्टर है और उस साले का प्रॉपर्टी क्या कि ब्लू रंग बनाता है। क्या करता है? आज ब्लू है, पानी पानी है। देखना जरा, तो ये देखो ये हमारे पास एगो ये है, ठीक है? और यहाँ पे मान लो कि भैया यहाँ पे एगो जीन है और इसको हम लोग बोल रहे हैं गैल जीन। क्या बोल रहे हैं हम लोग इसको? गैल जीन। क्या बोल रहे हैं हम लोग इसको? गैल जीन। गेल जीन ना रे, गैल जीन है ना, गेल जीन ना, समझ ले। अब मान लो अब हमारे पास वेक्टर है तो हम क्या करेंगे, जो जीन है साले को वहीं पर से काट दे क्या, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से। तो ये देखो हम यहीं से उड़ा दिए इस साले को। अब जैसे ही काटे तो भैया बताओ ये दोनों पार्ट में ये अलग हो गया क्या? अब बताओ हम लोग बोले कि भैया अगर गैल जीन काम करेगा तो ब्लू कलर बनाएगा। क्या बनाएगा भैया?
ब्लू कलर बनाए, और हम इसको मिला दिए किसके साथ, हमारे डिजायर जीन के साथ। और जब ऐसा मिलाओगे तो यहाँ पे दो कंडीशन आएगा कि नहीं आएगा। एक कंडीशन क्या आएगा, जब ये आपस में जुड़ जाएगा, बोलेगा आ, ये बोलेगा आ फिर चले, है कि नहीं रे, दोनों आपस में जुड़ के बोलेगा ये साले के बेवकूफ बना दिली साला, आपस में जुड़ के लिए रे, है कि नहीं रे, तो आपस में जुड़ के बोलेगा ये साले के बेवकूफ बना दिले। तो देख, तो एक हो गया हमारे पास, क्या हो गया, आपस में जुड़ जाएगा, फिर से ऐसे जुड़ेगा ना। तो इसको देखो सेल्फ लाइगेटेड बोलोगे, अरे जुड़ा है तो लाइगेटेड ना, तो इसको तुम क्या बोलोगे, सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर। और दूसरा कंडीशन क्या होगा, बोलेगा रे डिजायर जिनवा, अब डिजायर जिनवा को क्या बोलेगा, रे बेटा तू आए नहीं करे, नहीं डिजायर जिन अगले बगले में होगा, बोलेगा जुड़ रे जुड़ रहते का हमरो ले रे रे रहते का हमरो, है कि नहीं, तो देखा अपने अंदर घुसा लेगा ही, है कि नहीं रे, दूसरा कंडीशन। तो इससे हमारा क्या बनेगा, ये देखो ये इस तरह का बना, और ये अंदर हो गया हमारे पास यहाँ पे डिजायर जीन, और ये देखो जो गैलवा जीनवा था ना वो काट कुट के बराबर हो गया, हो गया क्या, कट गया क्या। अब बताओ तो दोनों में से गैल जीन किस में काम करेगा, इसमें काम करेगा कि इसमें काम करेगा। अब सेल्फ लाइगेटेड वाले में काम करेगा, ये तो हमारा आरडीएनए है ना रे, तो ये हमारा क्या है भैया, आरडीएनए। तो बताओ गर्ल जीन किस में काम करेगा, गेल जीन, अरे सेल्फ लाइगेटेड वाले में काम करेगा, इसमें काम नहीं करेगा। अब मान लो कि हमारे पास इतना बड़ा प्लेट है, इस पे हम इसको ग्रो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, इस पे इसको ग्रो गया, मजा आ रहा है ग्रो करवाने में, ठीक है भाई, अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है रे, अब बोलवे नहीं करेगा चुट्टा सब, अरे मजा आ रहा है ना रे ग्रो करवाने में इसको। तो ये देखो ये हम लोग ग्रो करवा दिए एकदम बढ़िया से, है ना भाई। और हम बोल रहे हैं कि भैया ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन व्हाइट है और बाकी सब ब्लू है, तो बताओ कि तुम किसको अलग करोगे, व्हाइट वाले को अलग करोगे। काहे बे साला जी पहले ही से गला गैल जीन से पहले ही ब्लू बना रहा था, और जहां जहां ब्लू बना रहा है इसका मतलब साले में हमारा डिजायर जीन घुसा नहीं है, अभी भी साला वो जीन काम कर रहा है, चुट्टा है वो, अरे अभी भी उसके अंदर क्या काम कर रहा है भैया, हमारा गैल जीन काम कर रहा है। हम तो सारा रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियर से काट दिए थे, इसका मतलब ये तो गड़बड़ी हो गया भैया, इसका मतलब हमारे जीनवा घुसबे न कर लगी। अरे आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। तो अब बताओ इसमें हमको रेप्लिका प्लेट घिउरा लहसुन करने का जरूरत है क्या, अब एगो प्लेट लेके आएंगे पे चिपकाएंगे, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन डालेंगे, ऐसा कुछ करेंगे क्या, नहीं, सीधे देख के अच्छा तू ब्लू छे तू व्हाइट ले ले, व्हाइट वाला निकाल ले, बात खत्म, है कि नहीं। अब वो साला बाप बाप चला करे हमरा काला छोड़ दे ले, है कि नहीं, साला तुम कुछ एक्सपेरिमेंट तो किया नहीं, हमको छोड़ दिया, हम लोग बोलेंगे छोड़ दिया, क्या कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक समझ। तो मतलब सेलेक्टेबल मार्कर जीन हमारा कुछ भी हो सकता है, कलर वाला जीन हो सकता है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन हो सकता है, वो हम लोग आगे बात करेंगे आराम से, मतलब हर एक चीज को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारे पास वेक्टर के अंदर 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए, है ना भाई। देखना वापस से बोल रहा हूं, एक वेक्टर कौन सा लेंगे ये 2 चीज पे डिपेंड करता है, हम कौन सा वेक्टर यूज करेंगे ये किस बात पे डिपेंड करेगा, 2 चीजों पे। कौन कौन सा, एक तो हमारे जीन का साइज क्या है, और हमारा टाइप ऑफ होस्ट सेल, मतलब हमारा जीन जाने वाला किसके अंदर है, समझ में आया क्या, आया कि नहीं आया। अब दूसरा है कि भैया हमारे पास जो वेक्टर डीएनए होना चाहिए उसके अंदर कम से कम 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अगर ये तीनों प्रॉपर्टी एक वेक्टर में मिलता है केवल तब हम उसको वेक्टर के तौर पे यूज करेंगे, वरना यूज, अबे आया कि नहीं आया, अरे बोल रहे चिरकुट, हम लोग वापस से बोलो, अगर हमारे पास वो तीनों प्रॉपर्टी उसके अंदर मिलेगा तो केवल तब ही हम उसको वेक्टर के तौर पे यूज करेंगे, वरना उसको वेक्टर के तौर पे यूज नहीं करेंगे। अरे आया नहीं आया भैया, अगर हम उसको वेक्टर के तौर पे यूज नहीं कर रहे हैं तो भैया तब तो कोई बात है नहीं, लेकिन अगर वेक्टर के तौर पे यूज कर रहे हैं तो हमारे को तीनों प्रॉपर्टी मिलना चाहिए, जिसमें हमारा पहला प्रॉपर्टी क्या है, प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन, दैट इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए हमारे पास जीन प्रेजेंट होना चाहिए जहां से वो रेप्लिकेट करने वाला है। अच्छा दूसरा कंडीशन क्या हो गया, दूसरा कंडीशन प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, अच्छा उसको प्यार से सेलेक्टेबल मार्कर जीन बोल दे। अरे सेलेक्टेबल मार्कर जीन क्या है बोल रहे हैं, साला सेलेक्टेबल है, कुछ कुछ में मिल रहा है और उसी से सेलेक्ट कर रहे हैं कि कौन रिकॉम्बिनेंट बना है, कौन सेल्फ लाइगेटेड है। अरे सही बात गलत बात, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर जीन। अरे मार्कर भैया नहीं बोलते हैं, अच्छा ई वाला लाइन को अंडरलाइन कर लो, मार्क कर लो, अरे बोलता नहीं मरता, मार्कर का मतलब मार्क कर दिया, इसका मतलब क्या भैया वो इंपॉर्टेंट है, उसको तुम छोड़ नहीं सकते, मतलब वो तुमको देख के समझ में आ जाएगा कि इंपॉर्टेंट है, सही है ना। अरे कहीं पे अगर हाईलाइटर से हाईलाइट कर दिया गया उसका क्या मतलब है, देख के समझ में, अच्छा इस है। वैसे सेलेक्टेबल मार्कर जीन, मार्कर मतलब क्या, साला देख के बुझाएगा, रे चोट्टा तुमको तो होना ही पड़ेगा चाहे जो हो जाए, नहीं तो हम चिनेंगे कैसे बाद में कि कौन सा सेल्फ लाइगेटेड है कौन हमारा आरडीएनए, नहीं समझ में आएगा यहाँ तक। तो 2 प्रॉपर्टी समझ में आ गई, कौन कौन सा प्रॉपर्टी है भैया, पहला दैट इज द प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन, पहला क्या है हमारे पास, प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन, पहला क्या है हमारे पास, प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन, पहला क्या है हमारे पास, प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन।
दूसरा हो गया प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर जीन। दूसरा क्या हो गया हमारा? प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर जीन। क्या हो गया भैया दूसरा? प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर जीन। अब बताओ, हम उस समय से चिल्ला रहे हैं कि भैया जो हमारा वेक्टर होगा ना साले को काट देंगे, पीट देंगे, काट देंगे, पीट देंगे। साले को उसके में साइटे नहीं है कटने का, तो काटो क्या ना काटेगा? तो गड़बड़ा जाएगा कि नहीं गड़बड़ा जाएगा? अभी यार तुम सोचो, हम बोल रहे हैं कि भैया हमको इकोर 1 से काटना है। किससे काटना है भैया? तो इकोर 1 के लिए तो तुमको चाहिए ना GAATTC, और ये G और A के बीच में कट लगाएगा, और पूरे वेक्टर के अंदर ई वाला सीक्वेंस से नहीं है, काट के अंदर काट ले। क्या फिर काट पाएगा कि नहीं काट पाएगा? नहीं काट पाएगा ना भैया। तो भैया 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। वापस से हम लोग बोले कि भैया हमारा कोई भी एक वेक्टर होता है, उसके अंदर कितने प्रॉपर्टी होने चाहिए भैया? 3 प्रॉपर्टी होना चाहिए। कौन कौन सा प्रॉपर्टी होना चाहिए बताओ जरा। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया? प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन। भैया उसके अंदर ओरिजिन होना चाहिए। अगर ओरिजिन है मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, मतलब वो हमारा वेक्टर बार बार डिवाइड करेगा। दूसरा हो गया प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर जीन। वो तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट एग्जांपल ना है कि वैसा यूज कर सकते हैं, पर हमारे को क्या चाहिए? प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर जीन। सेलेक्टेबल मार्कर जीन होगा तो क्या होगा? हमारे को सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर और आरडीएनए में मेरे को अंतर दिखा देगा। सही बात गलत बात? अरे सही बात या गलत बात? तीसरी हम लोग बात कर रहे हैं कि भैया हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के लिए साइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के लिए साइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वापस से बोलो। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के लिए साइट होना चाहिए। पता चला साले को हम काट दिए, डाल दिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, साइटे नहीं है, बोलो कटेगा क्या? अरे ये देखो, ये हमारे पास वेक्टर है और इसके अंदर कटने का कोई जगह नहीं है। अब मार बहुते ले मिला दिए, ले रेस्ट्रिक्शन, दुनिया का सारा रेस्ट्रिक्शन मिला दिए, लेकिन कटने का कोई जगह बताओ, कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। साला बाप बाप चिल्लाते रह जाएगा, लेकिन वो कटेगा नहीं। अरे समझ में? अब साला जब कटबे नहीं किया तो हमारा डिजायर जीन घिउड़ा में घुसेगा? अभी घुसेगा कि मैं जब कटबे नहीं किया था? नहीं समझ में? मतलब जितना भी हमारे पास वेक्टर डीएनए होने चाहिए, सब में साइट प्रेजेंट होना चाहिए कटने के लिए। सही है ना? अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो कि हम लोग इकोर 1 से काट रहे हैं। क्या काट रहे हैं भैया हम लोग? इकोर 1। तो मान लो इकोर 1 यहां भी काट सकता है, यहां भी काट सकता है, यहां भी काट सकता है, और यहां भी काट सकता है, और यहां भी काट। पता चलेगा साला हमारा वेक्टर का ना भुजरी भुजरी उड़ा देगा। मजा आया कि नहीं आया? रे इसमें भी मजा। लेकिन अगर ये सोचो कि अगर इकोर 1 के लिए एक के जगह पे कट लगाता तब कितना अच्छा होता। अच्छा एक बात सोचो, अभी कोई जरूरी है क्या कि साला हम इकोरे 1 यूज कर रहे होंगे? अरे बहुत सारा यूज कर सकते हैं, कुछों से हम अपने डिजायर जीन को बाहर निकाल सकते हैं। अरे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते भैया? तो हमारा वेक्टर ऐसा होना चाहिए जिसमें लगभग सारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कर जाए। मतलब जोन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज मिला है ना, वो किसी ना किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे काट के उसको उड़ा दे। ये जरूरी है कि भैया उसको एक के जगह से उड़ाए, ऐसा नहीं कि 10-12 जगह से हेती पार्ट बना दिया। पता चला ले ना वेक्टर बचा ना डिजायर जीन बचा, दोनों खत्म। है कि नहीं? मामले साफ हो गया। है कि नहीं रे? आया कि नहीं आया यहां तक? अरे बोलो, ये तो मामले साफ हो जाएगा ना भाई। तो भुजरी भुजरी इसको उड़ाना नहीं। मतलब हम लोग ये बोले कि भैया इसके अंदर हमारे पास वेक्टर के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के लिए साइट होने चाहिए, पर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के लिए एक ही साइट होना चाहिए। सही बात गलत बात? वापस से बोल रहा हूं, हमारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के लिए साइट होना चाहिए हमारे वेक्टर डीएनए के अंदर। हमारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के लिए क्या होना चाहिए? साइट होना चाहिए हमारे वेक्टर डीएनए के अंदर। पर एसेंशियल कंडीशन यहां पे क्या है कि भैया बहुत सारे एंजाइम के लिए साइट हो, पर हर एक एंजाइम के लिए केवल एक साइट हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा दो को भी रहेगा तो बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है। अब हिन्ने काटेगा हिन्ने कटेगा कोई दिक्कत नहीं, बाद में तजुर्बे करेगा। हम कहां बोल रहे हैं कि एगो जोड़ रहे हैं, हम तो जोड़ रहे हैं साला 500 एक बार में जोड़ रहे हैं, मिलियन लाखों में जोड़ रहे हैं, एगो तो निकलेगा हमारे काम का। अरे नहीं समझ में आया? तो जुड़ेगा कोई, तो हमारे दुख दर्द को समझेगा। अबे तुम अपने दर्द को 20 लोगों को बताओ, कोई तो समझेगा तुम्हारी तकलीफ को कि अच्छा ऐसा ऐसा है, बहुत दुनिया है, सांत्वना देगा, बउआ रो नहीं रो नहीं, ऐसा करेगा कि नहीं? अरे यार करेगा कि नहीं करेगा? 28 तारीख आ रहा है, ठीक है? हाँ अरे है कि नहीं है भाई? तो यहाँ पे भैया 2-3 जगह भी कट जाए तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर एक जगह कटे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। सही है ना? मतलब हम लोग ये बोले कि हमारे वेक्टर के अंदर बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के लिए साइट होना चाहिए, एंड अगर वो साइट केवल एक ही जगह पे है तो ज्यादा अच्छा है। सही है ना?
अच्छा मोर देन वन जगह पे भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक जगह पे है तो ज्यादा अच्छा है, तब मेरे को आसानी होगा, हम एकदम फिक्स बोल पाएंगे कि साला एम्फिएसिलिन पे कटा है, टेट्रासिलिन पे नहीं कटल होगा। नहीं समझ में? बोलो रे, नहीं तो मार के मुंह आ देंगे। अरे बोलो, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया भाई? पक्की बात। तो हमारे पास कोई भी वेक्टर में कितनी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए भैया? 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? सबसे पहला दैट इज द प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन, मतलब ओरिजिन उसके अंदर होना चाहिए। अगर ओरिजिन है केवल तभी वो रेप्लिकेट कर सकता है, नहीं तो रेप्लिकेट नहीं कर सकता। दूसरी बात, अगला बोलो, है ना, प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर जीन, मतलब अगर सेलेक्टेबल मार्कर जीन है तो हम उसको पहचान सकते हैं कि कौन हमारा सेल्फ लाइगेटेड हुआ है और कौन हमारा आरडीएनए बना है। समझ में? मतलब जिस समय हम आरडीएनए और सेल्फ लाइगेटेड को अलग मतलब स्क्रीनिंग कर रहे होंगे, उस वक्त हमारे को ये हेल्प करेगा। कोई तकलीफ है क्या यहां तक? अच्छा, तीसरा कंडीशन क्या हो जाएगा बताओ? प्रेजेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का साइट होना चाहिए, और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का साइट होना चाहिए, और हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के लिए केवल एक साइट होना चाहिए। सही है क्या? अरे बोलो, आया कि नहीं आया यहां तक? अरे पक्की बात है क्या? अरे यहां तक सारी बातें समझ में आ गई भाई? तो ये हमारी बातें हो गई, क्लियर है भाई? इसको मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, बता रहा हूं मैं, इसको मैं दोबारा फिर से नहीं समझाऊंगा, इसको कर लेना अच्छे से, क्लियर है भाई? इसको अपन करेंगे, क्लियर है ना? अच्छा, ये चीज जो है ना अभी लगभग 3 बार आने वाला है। ये सेम चीज कितनी बार आएगा? 3 बार आने वाला है। तो थोड़ा सा ध्यान, वहां जब मैं पूछूंगा कि भैया हम वेक्टर को काटे हैं और लाइगेज एंजाइम मिलाए हैं तो बताओ क्या हो रहा होगा, तो तुम बताओगे कि 2 कंडीशन है, एक तो हो सकता है कि सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर बने, और एक कंडीशन है कि भैया आरडीएनए बने। और हमारे को किसको अलग करना है? आरडीएनए। मतलब ये कब आएगा? जब हम आरडीएनए को सेल्फ लाइगेटेड से अलग करेंगे तब वापस से ये स्टेप आएगा। मतलब ये तो प्रोसीड्योर का स्टेप हो गया ना रे, ये तो प्रोसेस का स्टेप हो गया, और हम तो खाली वेक्टर के बारे में बात कर रहे थे अभी। अरे टूल्स ना बात कर रहे थे रे। अरे बोलो भाई, तो हम इसमें तुमको ऐसे ही एक्स्ट्रा बता दिए हैं, तुम लोग का मुंह देखे हैं सुअर जैसा, तो हम सोचे कि चलो समझा देते हैं थोड़ा सा। चलो तो भैया हम लोग क्या लिखेंगे अभी? हम लोग अभी क्या लिखेंगे इसमें? अरे क्लियर है क्या? तो समझना, 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कौन कौन सा प्रॉपर्टी था? सबसे पहला था दैट इज द प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन, दूसरा क्या था हमारा? दैट इज द सेलेक्टेबल मार्कर जीन, और तीसरा प्रॉपर्टी क्या था कि भैया उसमें उसमें एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए केवल एक ही साइट हो, और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए साइट होना चाहिए। सही है ना? है ना? बहुत सारा अगर रेस्ट्रिक्शन, जैसे कि मान लो, अगर मान लो कि हमारे पास साइट इकोर 1 के लिए है, फिर मान लो समा 1 के लिए है, फिर हमारा मान लो पीवीयू 1 के लिए है, पीवीयू 2 के लिए है, मान लो मतलब बहुत सारे के लिए, मतलब साइट अगर बहुत सारे के लिए, तो हम लोग ये बोले कि भैया ये हमारा अगर प्लाज्मिड होगा तो हम इसको इकोर 1 से भी काट सकते हैं, एसएमए 1 से भी काट सकते हैं, पीवीयू 1 से भी काट सकते हैं, पीवीयू 2 से भी काट सकते हैं। अरे समझ क्या? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अच्छा, पीवीटी से भी काट सकते हैं, पीवीटी 1, है ना भाई? तो ये हमारा आगे हम लोग आएंगे, बात करेंगे क्या क्या है ये सब, ठीक है भाई? तो समझने जरा, तो हमारा जितना ज्यादा रेस्ट्रिक्शन साइट होगा, जितना ज्यादा हमारा क्या होगा? रेस्ट्रिक्शन साइट। रेस्ट्रिक्शन साइट का मतलब एक तरह का नहीं, वो अलग अलग टाइप का। अलग अलग टाइप का क्यों होना चाहिए? अगर जैसे मान लो, अब जैसे मान लो कि हमारे पास एक वेक्टर है, जैसे ये हमारे पास वेक्टर है ना भाई? और हमने बोला कि भैया इसमें इकोर 1 के लिए है ना 4 जगह साइट है, तो जैसे ही हम इसमें इकोर 1 डालेंगे, ये क्या करेगा? इसको 4 पार्ट में काट देगा। अरे ये 4 जगह से गुरा देगा भाई, इसको जोड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा क्या? अरे होगा नहीं होगा? तो भैया ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है? बुरा है। अब अगर देखो, जैसे मान लो हमारे पास इकोर 1 का इक्के को साइट है और वो यहीं से सिर्फ काट सकता है, तो यहीं से कटेगा तो हम कंफर्म रहेंगे ना कि भैया जो हमारा डिजायर्ड जीन है वो इसी में आके जुड़ा हुआ है। अरे जुड़ा होगा तो इसी में जुड़ा होगा, नहीं तो नहीं जुड़ा होगा तो वहां पे नहीं होगा। नहीं समझ में आई बातें? अरे समझ में आई नहीं आई बात? जब एक जगह काटेगा तो हम कंफर्म रहेंगे कि अच्छा मेरा डिजायर्ड जीन यहाँ पे आके जुड़ा है। इसमें भी हो सकता है हमारा डिजायर्ड जीन जुड़ा हो, लेकिन कहाँ जुड़ा है हमको क्या पता? अबे कहाँ जुड़ा है ये क्या मुझे पता चलेगा क्या इसके अंदर? तो इसके अंदर मुझे ये नहीं पता चलेगा कि भैया वो कहाँ जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लोग ये बात करें कि भैया हमारा जो वेक्टर होना चाहिए, उस वेक्टर में क्या होना चाहिए भैया? बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए एक एक साइट प्रेजेंट होने चाहिए।
मतलब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का साइट प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि अलग अलग साइट होना चाहिए, सेम साइट नहीं। अगर एक ही तरह का साइट है तो वो हम अगर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मिलाएंगे तो वो उस वेक्टर को कई जगह में काट देगा, बराबर। और अगर कई जगह में काट दिया तो हिती हिती करके फ्रेगमेंट बन जाएगा। सोचने वाली कुछ हो रही ये निकलने लगा छोटा छोटा बन के, अरे मजा नहीं आएगा ना भैया, फिर उस केस में अपने को मजा नहीं आएगा। तो हमने क्या बोला था भैया कि भैया कोई भी एक अच्छा वेक्टर होने के लिए क्या क्या होना चाहिए हमारे पास, तीन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सबसे पहला क्या था, प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब जहां से वो रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा। जैसे हमारा डीएनए है ना भाई, हमारे भी डीएनए का एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहां से वो रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है। हमारे डीएनए का भी क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहां से वो क्या करता है, स्टार्ट, रेप्लिकेशन को स्टार्ट करता है, और वहीं से वो रेप्लिकेट हो सकता है। वैसे ही हमारे प्लाज्मिड की बात करें तो जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या है, एक ओरिजिन है, जैसे ये मान लो क्या है हमारे पास, ये ओरिजिन है, तो भैया जब इसका रेप्लिकेशन होगा, मतलब इसके जैसा और बनना होगा, तो भैया रेप्लिकेशन यहीं से स्टार्ट होने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब तुम सोचो, अगर रेप्लिकेशन जहां से स्टार्ट होने वाला है अगर वो जगह ही ना हो तो बताओ क्या रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा क्या? अगर रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हुआ तो इसको अगर हम काट दिए और इसके अंदर अगर अपना डिजायर जीन लगा भी दिए, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? अरे यार एगो बना लिया, अभी तो खुद रेप्लिकेट कर नहीं सकता है, तो इसका नंबर तुम कैसे बढ़ाओगे बताओ जरा। अरे ये रेप्लिकेट कर पाता तब ना तुम्हारा जीन का भी नंबर बढ़ जाता है। हमारे पास एक डिजायर जीन था और हम उसको घुसे डाले, देखो वेक्टर में हम आरडीएनए बना दिए, और हम बोल रहे कि भैया इसके अंदर ओरिजिन नहीं है, मतलब ये रेप्लिकेट नहीं कर सकता। जब रेप्लिकेट नहीं कर सकता तो क्या हमारा डिजायर जीन बढ़ेगा क्या अमाउंट में? जब अमाउंट में नहीं बढ़ेगा तो क्या हमारा डिजायर प्रोडक्ट अमाउंट में बढ़ेगा क्या? नहीं, हमारा डिजायर प्रोडक्ट भी हमारे को ज्यादा अमाउंट में नहीं मिले। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां तक क्लियर है क्या? तो ये हमारी बातें हो गई। अरे क्लियर है भाई? तो कल कहां तक बता दिया था भाई? क्या सिलेक्शन ऑफ वेक्टर डीएनए डिपेंड, मतलब वेक्टर हम कौन सा चुनेंगे ये किस बात पे डिपेंड करेगा? ये दो बात पे डिपेंड कर रहा था। क्या क्या? इधर देखो, सबसे पहला है हमारा साइज ऑफ डिजायर जीन। हमारा डिजायर जीन का साइज क्या है? हमारे डिजायर जीन का क्या है भैया, साइज क्या है? और दूसरा किस बात पे डिपेंड कर रहा था बोलो जरा? टाइप ऑफ होस्ट सेल, कि भैया वो किस में जाने वाला है। समझना जरा, समझना जरा। जैसे कि हम लोग बात करें रेट्रो वायरस की, तो रेट्रो वायरस क्या करता है, एनिमल्स के अंदर इन्फेक्शन बहुत जल्दी कर देता है, एकदम आराम से उसके अंदर घुस जाता है। तो अगर एनिमल सेल अगर हमारा होस्ट है, हमको अगर जीन को कहाँ ट्रांसफर करना है, एनिमल सेल के अंदर ट्रांसफर करना है, तो हम जो डिजायर प्रोडक्ट निकालेंगे, मतलब डिजायर जीन निकालेंगे, उसको हम वेक्टर में मिलाएंगे, और वेक्टर से फिर हम कहाँ डालेंगे उसको, एनिमल सेल में। तो हम वो वेक्टर चुनेंगे जो एनिमल सेल में आसानी से जा सके। तो हमारे पास अभी वेक्टर क्या बोला भैया, रेट्रोवायरस या फिर हर्पीज वायरस, ये सब जो होता है ना हमारे एनिमल्स में आराम से इन्फेक्शन कॉज कर देता है। तो हम लोग वहां पे वेक्टर के तौर पे किसको चुनेंगे, रेट्रोवायरस या फिर हर्पीज वायरस को। वही हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में होता है एक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन। क्या है हमारे पास, एक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन। वो प्लांट में इन्फेक्शन बहुत आराम से करता है। क्या करता है भैया, इन्फेक्शन बहुत आराम से करता है, वहां पे जाता है और अपने जीन को निकाल के प्लांट के जीनोम के साथ जोड़ देता है। ऐसा कंडीशन है। तो बताओ ये अच्छा है या बुरा है? अच्छा है ना। तो प्लांट के लिए हम किसको यूज कर लेंगे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन को यूज कर लेंगे। वैसे ही अलग अलग होस्ट के लिए अलग अलग वेक्टर यूज हो रहा होगा। तो अगर मान लो मुझे कोई जीन ट्रांसफर करना है किसी के अंदर, वापस से बोल रहा हूं, अगर मान लो मुझे कोई जीन ट्रांसफर करना है किसी के अंदर, तो हम ये देखेंगे कि हम किसके अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। सही है ना। और उसी के अनुसार हम वेक्टर को सिलेक्ट करेंगे। अरे उसी के अनुसार हम क्या करेंगे भैया, वेक्टर को सिलेक्ट करेंगे। मतलब टाइप ऑफ होस्ट सेल पे डिपेंड करेगा कि हमको वेक्टर कैसा लेना है। तो ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं कि भैया सारे वेक्टर हमारे सारे जीन के साइज को नहीं ले जा सकता। अगर कोई बड़ा डिजायर जीन है हमारे पास तो उसको ले जाने के लिए हमारे पास अलग वेक्टर चाहिए होगा, और भैया छोटा जीन को ले जाने के लिए अलग वेक्टर चाहिए होगा। मतलब ये वेक्टर का सिलेक्शन किस बात पे डिपेंड करेगा कि भैया हमारे जीन का साइज क्या है और दूसरा टाइप ऑफ होस्ट सेल क्या है। अब मान लो कि हमारे पास जीन का साइज बहुत बड़ा है, तो हम जीन के साइज के अनुसार चुन लिए हम लोग वेक्टर, और वो वेक्टर एनिमल में इन्फेक्शन नहीं कर सकता है। तो बताओ कोई फायदा हुआ क्या आरडीएनए बनाने का? नहीं भैया, वो एनिमल में जा ही नहीं सकता है। मतलब कुल मिला के वो एनिमल कभी भी किसी कीमत पर ट्रांस उसकी वजह से उस वेक्टर से नहीं बनेगा ना। तो कोई फायदा हुआ क्या हमारे को ऐसा करने का? ऐसा करने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, वेक्टर डीएनए हम वो चुनेंगे जो क्या क्या करे, एक तो हमारे साइज ऑफ डिजायर जीन को एकोमोडेट कर ले अपने ऊपर, और साथ ही हमारा जो टाइप ऑफ होस्ट सेल है उसमें वो इन्फेक्शन करने लायक होना चाहिए, वो उसके अंदर हमारा जीन ट्रांसफर कर दे। अब ऐसा ना हो कि हम लोग वेक्टर ले लिए और भैया वो होस्ट के अंदर जाइए नहीं सकता है।
मतलब उस होस्ट के अंदर, किसी न किसी होस्ट के अंदर तो जा ही रहा होगा, मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि भैया उस होस्ट के अंदर नहीं जा पा रहा हो, तो फिर दिक्कत हो जाएगा या नहीं हो जाएगा हमारे को, तो फिर वहां पे अपने को क्या हो जाएगा भैया, प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ में आया क्या, यहाँ तक क्लियर है क्या? तो सिलेक्शन ऑफ वेक्टर डीएनए डिपेंड्स ऑन किसी किसी पे डिपेंड करेगा, एक तो साइज ऑफ डिजायर्ड जीन, दूसरा टाइप्स ऑफ होस्ट सेल। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक? चलो इसमें लिखना, अ वेक्टर डीएनए मस्ट हैव, अ वेक्टर डीएनए मस्ट हैव हमारे पास, ठीक है। चलो तो इसमें लिखते हैं अपन, इसमें अपन पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। इसमें अपन पॉइंट लिखेंगे, अ वेक्टर डीएनए मस्ट हैव, अ वेक्टर डीएनए must have, a vector DNA must have at least three important property, must have at least three important property। भैया ये तीनों प्रॉपर्टीज तो उसके अंदर मिलना ही चाहिए, थ्री इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, सही है ना। उसमें सबसे पहला हमारा प्रॉपर्टी क्या है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन, ठीक है। उसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन। जहां पे लिखा है ना सिलेक्शन ऑफ वेक्टर डिपेंड अपॉन, वहां भी ऐसे मार्क करो, वो भी हमारा नॉर्मल एक पॉइंट ही है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और इसको हम लोग प्यार से क्या बोले भैया, ओरिजिन। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, ओरिजिन। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, ओरिजिन, बराबर क्या, जहां से ओरिजिन मतलब जहां से वो क्या करेगा, अपने रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने वाला है। अरे क्लियर है भाई, जहां से वो अपने रेप्लिकेशन को क्या करने वाला है भैया, स्टार्ट करने वाला है। कोई तकलीफ है क्या यहाँ तक? तो वहां पे लिखना, दिस वेक्टर डीएनए मस्ट हैव, इसमें लिखेंगे दिस वेक्टर डीएनए मस्ट हैव, अरे प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन हो गया ना भाई, अरे प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन हो गया। उसके बाद इसी में पॉइंट लिख रहे हैं, इसी के अंदर पॉइंट लिख रहे हैं, दिस वेक्टर डीएनए मस्ट हैव, दिस वेक्टर डीएनए मस्ट हैव, दिस वेक्टर डीएनए मस्ट हैव, दिस वेक्टर डीएनए मस्ट हैव एट लीस्ट वन ओरिजिन, वन ओरी, सीधे लिखना वन ओरी। दिस वेक्टर डीएनए मस्ट हैव एट लीस्ट वन ओरी, at least one ori, so that it can replicate, so that it can replicate, so that it can replicate। जहां पे ओरी लिखे हो ना उसको अंडरलाइन करना, जहां पे ओरी लिखो हो लिखा उसको अंडरलाइन करना। ओरी क्या करेगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, मतलब हाई नंबर ऑफ कॉपीज निकालेगा हमारे को, बराबर। तो इसमें लिखेंगे हाई, ओरी को मार्क करके लिखेंगे अपन हाई कॉपी नंबर टाइप, हाई कॉपी नंबर टाइप, हाई कॉपी नंबर टाइप, so that high replication power and speed, so that high replicating power एंड स्पीड, इसका रेप्लिकेटिंग पावर हाई होना चाहिए और स्पीड भी ज़्यादा होना चाहिए, ताकि अपने को जल्दी जल्दी रेप्लिकेट कर सके। जैसे मान लो बैक्टीरिया की बात करो, तो हर एक बैक्टीरिया कितने देर में भैया वो दूगो बन जाता है, अरे हर एक बैक्टीरिया कितनी देर में दूगो बन जाता है, अरे बोला था ना 19 से 20 मिनट के अंदर वो क्या होता है भैया, दो बन जाता है ना भाई। जैसे इंसान का एक सेल अगर डिवाइड करना है तो कितना घंटा लग जाता है भैया, 24 घंटा, जबकि बैक्टीरिया को कितना टाइम लगा है, 20 मिनट। मतलब अगर हम लोग एक को बैक्टीरिया रखेंगे तो उसके ठीक 20 मिनट बाद 2 गो हो जाएगा, उसके 20 मिनट बाद 4 गो हो जाएगा, उसके 20 मिनट बाद 8 गो हो जाएगा ना। अरे समझ रहे हो नहीं समझ, मतलब वो हर 20 मिनट में दुगना होते जाएगा, अरे जितना है उसका दुगना हो जाएगा। मतलब अगर हम आधा गिलास बैक्टीरिया रखते हैं तो पूरा गिलास होने में कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट एग्जैक्ट पूरा। अरे आधा गिलास है तो आधा गिलास और डिवाइड कर लेगा, तो कितना टाइम लगेगा भैया एग्जैक्टली हमारे को, दैट इज 20 मिनट। अरे क्लियर है भाई, यहाँ तक बात समझ में आती नहीं आती? चलो यहाँ तक क्लियर है, अरे यहाँ तक समझ में आई क्या? चलो तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना। तो हमारा सबसे पहला हो गया प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन, अगर ओरिजिन होगा तो वहीं से वो रेप्लिकेटिंग स्टार्ट करने वाला है, रेप्लिकेशन स्टार्ट करने वाला।
और जितना ज़्यादा हाई रेप्लिकेटिंग पावर होगा और उससे जितना ज़्यादा स्पीड होगा, हम लोग बोले कि भैया उतना ही कम टाइम में हमारा उतना ज़्यादा डिजायर जीन बनता जाएगा धाए धाए। अच्छा देखना एग्जैक्टली होता क्या होगा। होता क्या होगा जब हम आरडीएनए बना देते होंगे, क्या करते होंगे भैया हम, जब आरडीएनए, ये हमारा हो गया दैट इज आरडीएनए, और जब इस आरडीएनए को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं बताओ। अरे आरडीएनए कैसे बनता है, ये वाला वेक्टर का डीएनए है और ये वाला हमारा डिजायर्ड जीन है, सही बात है ना। और जब दोनों को मिला के हम ट्रांसफर किसके अंदर करते हैं, होस्ट के अंदर जब ट्रांसफर करेंगे, होस्ट सेल के अंदर जब अपन ट्रांसफर करेंगे तो वहां हमारा रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म बनेगा, जिसको हम लोग जीएमओ बोलने वाले, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या फिर उसी को हम लोग बोलने वाले ट्रांसजेनिक एनिमल। और अब देखो हम चाहते हैं कि भैया इसका नंबर बढ़े कि उतना ही रहे, बढ़े, इसका नंबर बढ़े ना, तो वो उसके अंदर जाके रेप्लिकेट होना चाहिए ना, मतलब जब उसका जीन रेप्लिकेट हो रहा हो तो ये भी रेप्लिकेट हो जाए उसी के साथ। अरे जब उसका सेल रेप्लिकेट हो रहा हो तो उसी के एंजाइम को यूज करके ये भी रेप्लिकेट हो जाए ना भाई। तो अब मान लो हम ई कोलाई के अंदर डाले, क्या किसके अंदर डाले भैया हम लोग, ई कोलाई, तो हम लोग तो एक ई कोलाई के अंदर डाले हैं। अब ई कोलाई डिवाइड करेगा, अरे डिवाइड करेगा ना भाई, जब डिवाइड करेगा तो जितनी बार डिवाइड करेगा हर ई कोलाई में हमारा ये वाला चला जाएगा क्या, अरे जाएगा कि नहीं जाएगा भैया, हमारे हर ई कोलाई में हमारा ये वाला चला जाएगा। बताओ तो हमारा डिजायर जीन हम डाले थे एक ई कोलाई में, अब क्या हजारों के तादाद में है क्या, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में है क्या जिसमें हमारा डिजायर जीन है, अरे बोलो, अरे है कि नहीं है ना। और जब ये जीन काम करेगा तो बताओ कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाएगा। अच्छा ये प्रोडक्ट तो हमारा था ना, अरे ये प्रोडक्ट तो हमारा था ना, तो क्या ई कोलाई या फिर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म इसको यूज कर पाएगा, वो इसको वेस्ट मटेरियल समझ के बाहर निकाल देगा अपने शरीर से। और जैसे ही ई कोलाई से जैसे ही ये वाला मटेरियल बाहर निकला, हमारा ये वाला डिजायर प्रोडक्ट बाहर निकला, क्या हम इसको सेपरेट कर लेंगे क्या वहां से मीडियम से, और मीडियम से सेपरेट करेंगे, मस्त उसका रेट डिसाइड करेंगे और मार्केट में पब्लिश कर देंगे। अरे इंसुलिन ऐसे ही बनाया गया है क्या, हाँ तो बिल्कुल इंसुलिन का बनाने का तरीका यही था, इंसुलिन वाला जीन निकाले, जीन निकालने के बाद वेक्टर के साथ मर्ज किए, वेक्टर में मर्ज करने के बाद हम उसको डाल दिए किसके अंदर भैया, ई कोलाई के अंदर। किसके अंदर डाला भैया, ई कोलाई। अब ई कोलाई अपना डिवीजन करेगा तो ये भी अपना डिवाइड कर लेगा। अब ई कोलाई अपना प्रोटीन बनाएगा तो इसका भी प्रोटीन बन जाएगा अपने आप। और जब इसका प्रोटीन बनेगा तो बताओ इस प्रोटीन को क्या वो यूज कर पाएगा क्या, उसके किसी काम का है क्या ये प्रोटीन, नहीं, वो इसको क्या समझेगा, वेस्ट मटेरियल, और अपने बॉडी से बाहर निकाल देगा, मतलब ई कोलाई अपने सेल से इसको बाहर निकाल देगा। और जैसे ही सेल से बाहर निकला तो उसी मीडियम में ना रहेगा हमारा इंसुलिन वहाँ, तो साले को पूरा मीडियमो निकालेंगे, छाट लेंगे इंसुलिन वहाँ को, बोलेंगे रे इंसुलिन होते तू एने आ, है कि नहीं, और उसको फिर मॉडिफाई करें, मॉडिफाई करना मतलब उसका फिर प्रोसेसिंग करके उसको फिर साफ सुथरा करके इंजेक्शन में भर के भेज देंगे मार्केट में, ले बिको आराम से। अरे है कि नहीं है भाई, यही काम होता है कि नहीं होता है, तो बिल्कुल यही काम होता है हमारा। तो सबसे पहला क्या हो गया हमारा, प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दूसरा डालना, अरे 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना भैया, उसमें हमारा सबसे पहला प्रॉपर्टी हो गया दैट इज द प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दैट इज ओरी, ठीक है भाई, ओरी हो गया। दूसरा डालना प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर जीन, डालो प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर जीन, प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर जीन, प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर जीन, कोई दिक्कत भाई, प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर जीन। इसमें अपन लिखेंगे, इसमें लिखेंगे स्पेशल जीन विच हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन। अरे हम इसको आइडेंटिफाई किए थे ना, किसके बीच में, सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर और आरडीएनए के बीच में, इसी की मदद से किए थे ना। अगर हमारा एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन नहीं होता तो वो कटता नहीं, अरे वो कटता नहीं तो काम और नहीं काम करने वाला बात हम नहीं कर पाते। तो क्या हम सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर को और हमारे आरडीएनए को अलग कर पाते क्या, याद है या भूल गए, है ना भाई। तो हम लोग उसमें सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर जो था उससे हम क्या किए थे, हमारे आरडीएनए को अलग कर लिए थे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम अलग कर लिए थे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्पेशल जीन which helps in identification and isolation of vector DNA slash rDNA। वापस से लिखना, स्पेशल जीन which helps in identification and isolation of vector DNA slash rDNA। एक बार इसको और फिर से समझा दूं क्या, चलो एक बार फिर से इसको समझा देते हैं, सेकंड वाले को समझना जरा। सबसे पहले क्या हुआ हमारे पास, इधर देखना, एक बार समझा रहा हूं, एक बार से क्लियर हो ही जाना चाहिए मेरे को लगता है, चलो आ जाओ देखना जरा।
देखो हमारे पास ये वाला डिजायर जीन है हमारे पास, साथ में हमारे पास क्या है, ये वाला वेक्टर है, बराबर। मान लो इसको हम काटे हैं इकोर वन से, किससे काटे हम लोग, इकोर वन से। और मान लो कि भैया यहाँ पे एक जीन है जो कि है टेट्रासिलिन रेसिस्टेंट जीन। कौन सा भैया है हमारे पास, टेट्रासिलिन रेसिस्टेंट जीन। मतलब अगर हम लोग एंटीबायोटिक टेट्रासिलिन मिलाएंगे तो इसको कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि भैया इसके लिए रेसिस्टेंट है ये, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या किए ना भैया, इन दोनों को एक साथ कंटेनर में मिला दिए, बराबर। और इसमें क्या किए, हम एक लाइगेज एंजाइम मिला दिए। क्या कर दिया हम लोग इसको, लाइगेज। और हम बोल रहे हैं कि भैया हम इसको यहाँ पे काट दिए, किसकी मदद से, रेस्ट्रिक्शन एंड। अगर यहाँ पे कट गया तो अब ये जीन काम करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा। जब जब अगर टेट्रासिलिन मिलाएंगे तो अब मरेगा कि नहीं मरेगा, मरेगा। तो अब जब लाइगेज एंजाइम मिलाए हो तो लाइगेज एंजाइम का काम होता है जोड़ देने का। अच्छा, जब जुड़ेगा तो दो कंडीशन बनेगा हमारा, जुड़ेगा तो दो कंडीशन बनेगा। एक कंडीशन में भैया हमारे पास पूरा का पूरा अपना ही खुद का ही जीन पूरा मिक्स हो जाएगा और ये फिर से टेट्रासिलिन रेसिस्टेंट जीन बना देगा यहाँ पे। अरे ये दोनों कटे हैं, फिर ये जुड़ जाएगा आपस में ही, ये कंडीशन आ सकता है। और दूसरा क्या आ सकता है कि भैया हमारा आरडीएनए बन जाए, मतलब ये वाला हमारा हो गया क्या, वेक्टर डीएनए, और ये हमारा आ जाए किसके अंदर, ये हमारा क्या गया, बोलो जल्दी, आरडीएनए। अब ये हमारा हो गया सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर। अरे ये हमारा क्या है भैया, सेल्फ लाइक, ये सब बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई। ये हमारा सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर और ये हमारा क्या है, बोलो जरा, आरडीएनए। अब बताओ क्या सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर को हम आरडीएनए के साथ रहने देंगे कि दोनों को अलग करना है, मुझे दोनों को अलग करना है। तो अभी हमको तो नहीं पता चलेगा भैया कौन सेल्फ लाइगेटेड है कौन है। अरे साला सा दिखता थोड़ी है। अभी ई कोलाई आज ले देखा क्या आंख सही से, बोला रे 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 साले ई कोलाई तुरंत हम बड़ी मार, ऐसा करे अभी किया क्या, नहीं, आज तक अपने को ये चीज नहीं दिखा। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे भैया, एगो प्लेट रखेंगे और इस प्लेट में इसको ग्रो कराएंगे, एकदम मस्त ग्रो कर रहा है, ठीक है भाई। देखो ग्रो कर रहा है ना पूरा का पूरा, अरे पूरा का पूरा ग्रो कर रहा है ना भाई। अच्छा एक बात बताओ, ये प्लेट है और इस पे ग्रो कर रहा है, और हम इस पे क्या किए ना, हम जितना बनाए ना उस सबको इसी पे ग्रो करा दिए, ठीक है भाई। और इसमें मिला दिए टेट्रासिलिन। बताओ कौन मरेगा, ये मरेगा कि ये मरेगा। अबे जो मरिए गया वही हमारा रिकॉम्बिनेंट था। अच्छा मर गया था, क्या उसको अचार डालोगे हैं? अब जब वो मर गया तो अब क्या उसका अचार डालोगे, अब तो खत्म, मामला साफ हो गया। लेकिन हम लोग क्या किए, एगो दूसरा प्लेट लिए, दूसरा प्लेट लिए ना, और दूसरा प्लेट लेके इस पे इसे चिपकाए और चिपका के इसे हटा लिए, कोई दिक्कत। इस पे क्या किए, टेट्रासिलिन मिला दिए। जब टेट्रासिलिन मिलाए तो देखे कि भैया ये वाला पोर्शन वाला मर गया, अब बाकी सब नहीं मरा। इसका मतलब बाकी सब क्या है, सेल्फ लाइगेटेड है, और जो पोर्शन नहीं मरा वो क्या है, आरडीएनए। तो हमको किसका जरूरत है, आरडीएनए का। तो क्या इसको बाहर निकाल लेंगे क्या। अब तुम सोचो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन नहीं होता तो तुम एंटीबायोटिक मिलाता तो सब बेस पलट जाता। अरे बोलो पता कैसे चलता है कि भैया हमको अलग कैसे करेंगे, समझ में आता है या नहीं आता भैया। तो सेलेक्टेबल मार्कर जीन का फायदा समझ में आएगा। अगर सेलेक्टेबल मार्कर जीन है हमारे पास तो हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं। क्या किए, इन दोनों को ही हम एक साथ ग्रो करवाएं, ग्रो करवाने के बाद एगो प्लेट चिपकाए और हटा दिए। जब तुम टेट्रासिलिन डालोगे तो कौन मरेगा, ये वाला मरेगा कि ये वाला मरेगा, आरडीएनए वाला मरेगा। अब इसका तो रेप्लिका है ना, अरे ये रेप्लिका है ना, तो इस पे जो मरा वहां पे मार करके काट के निकाल लेंगे, बोलेंगे रे रे तुहे है आरडीएनए वाला, है कि नहीं। अब उसको हम लोग निकाल के उसी का लार्ज स्केल कल्चर करेंगे, अरे उसी को हम प्रोडक्शन करेंगे एकदम तगड़े तरीके से। और जब उसका प्रोडक्शन होगा तो भैया उससे हमारे को डिजायर प्रोडक्ट मिलेगा। अरे आया कि नहीं आया। तो सेलेक्टेबल मार्कर जीन का काम है कि नहीं है ना भाई। तो सेलेक्टेबल मार्कर जीन का काम होता है। यहां तक समझ में आई बात या नहीं आई। चलो तो ये दूसरा नंबर समझ में आ गया क्या। तो एग्जाम्पल में क्या हम एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन डाल सकते हैं, याद करो अभी तक हमने स्टेटमेंट क्या लिखा है, बोलो जरा, बोलो। स्पेशल जीन विच हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ वेक्टर डीएनए एंड आरडीएनए। अच्छा वेक्टर डीएनए का मतलब सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर का बात कर रहा है। अरे वो तो वेक्टर डीएनए है ना, अरे बोलो ना। अरे यहां तक समझ में आई बात नहीं आई। अरे यहां तक क्लियर है तो बोलो। अरे यहां तक अगर क्लियर है तो बोलेंगे भाई, नहीं तो कोई बात नहीं, जल्दी बोलो भाई, पक्की बात है ना। तो इसमें अपन एग्जाम्पल लिखेंगे, इसके अंदर एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल में तुम क्या ले सकते हो, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, या फिर याद करो कलर वाला जीन लिया था। अच्छा कलर बनाने के लिए तो एंजाइम चाहिए होगा, तो एंजाइम वाला जीन होगा। अरे जैसे मान लो कि भैया ये वाला जीन टेट्रासिलिन जीन नहीं है, ये वाला जीन मान लो ये वाला अगर जीन रहेगा तो ये ब्लू कलर बनाएगा। क्या बनाएगा भैया, ब्लू कलर। तो इसको काट दोगे तो ब्लू कलर बनेगा क्या, नहीं। उसके बाद हमारा डिजायर जीन मिल गया, उसके बाद भी दो कंडीशन आएगा। अब हम इसको आराम से ग्रो करने देंगे प्लेट के ऊपर,
हम देखें कि भैया ये सारा पोर्शन जो था ना ये ब्लू कलर का बन गया और ये वाला पोर्शन व्हाइट रह गया, तो इसका मतलब बताओ ब्लू कलर बना मतलब ये वाला जीन काम किया है, इसका मतलब हमारा डिजायर जीन उसके अंदर घुस नहीं पाया है। तो भैया हम लोग इसको लेंगे या इसको लेंगे? तो इसको, ये ज्यादा आसानी हो गया ना भैया, इसमें रेप्लिका प्लेट बनाने की जरूरत नहीं, सीधे दिख जाएगा अच्छा ये ब्लू ये व्हाइट, इसको निकाल लेंगे हम लोग बाहर। अरे समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक समझ में आई तो बोलो। तो भैया हमारे पास एग्जाम्पल में दो आ जाएगा, एक तो हो जाएगा हमारे पास क्या, बोलो, एक हो जाएगा हमारे पास क्या, जल्दी बोलो, एक हो जाएगा एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, दूसरा हो जाएगा हमारे पास एंजाइम जीन। एंजाइम कोई ना कोई कलर बना देगा और कलर बना के मेरे को पता चल जाएगा अच्छा एन वाला बात है। याद करो कलर वाला जीन कल बताया था, गैल जीन था, जीएल गैल जीन। अब गेल जीन ना, गैल जीन, बराबर। तो एग्जाम्पल में क्या डालोगे, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, क्या डालोगे भैया इसमें डालना, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। और एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन का एग्जांपल तो मैं दो बता चुका हूं अभी अभी। कौन कौन बताया भैया? एक तो टेट्रासिलिन रेसिस्टेंट और एक बता दिया था कल ही, दैट इज द एम्फीसिलिन रेसिस्टेंट, ये बताया था। ये धीरे धीरे आगे आ जाएगा, क्लियर है भाई? तो क्या क्या हो जाएगा भैया, टेट्रासिलिन रेसिस्टेंट और एम्फीसिलिन रेसिस्टेंट। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा भैया, लाइक अच्छा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टीईटी ऊपर में आर और इधर हमारा जी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टीईटी का मतलब क्या है, टेट्रासिलीन। देखो टीईटी का मतलब क्या है, टेट्रासिलीन। आर का मतलब क्या है भैया, रेसिस्टेंट, मतलब टेट्रासिलीन के लिए रेसिस्टेंट है ये, समझ में आ रहा है क्या? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा लाइक दूसरा हो जाएगा एम्फीसिलीन, ये दोनों बता दिया था क्या, एम्फीसिलीन रेसिस्टेंट जीन। तो ये हमारे पास दो हो गया, एक तो हो गया हमारे पास टेट्रासिलिन रेसिस्टेंट जीन और दूसरा क्या हो गया हमारे पास, एम्फीसिलिन रेसिस्टेंट जीन। अरे यहां तक समझ में आई या नहीं आई? अरे यहां तक क्लियर है या नहीं है भाई? क्लियर है ना, पक्की बात? अरे बोलो मियाँ। और दूसरा एग्जाम्पल क्या था भाई, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोले थे कि भैया कोई भी एंजाइम वाला जीन होना चाहिए। एंजाइम क्या बनाएगा, कोई कलर बनाएगा, तो हमारे पास एंजाइम वाला जीन होना चाहिए। और एंजाइम जीन का एक ही एग्जाम्पल था, याद करो हम लोग बताए थे, गैल जीन। याद है या भूल गए? अरे याद है या भूल गए? ये सब आगे की बातें हैं, बराबर है क्या? ये सब आगे आएगा पूरा हमारा, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, गैल जीन, ये सब आने वाला है। अब तुम ना मतलब ओवरऑल ना तुम क्या कर चुके हो, अब तुमको पता है कि भैया आगे क्या करना है तुमको, है ना, तुमको पता है कि अब आगे क्या करना है तुमको, समझ पा रहा है क्या? देखो तुम्हारे पास टूल्स यूज हो गए, टूल्स में हमारा सबसे पहला क्या हो गया, एंजाइम। एंजाइम में दूसरा हमारे पास वेक्टर डीएनए, वेक्टर डीएनए चल रहा है, इसका बाद हमारा पैसेंजर डीएनए, और उसके साथ ही साथ में प्रोसीड्यूर भी बता रहा हूँ। अरे इसका यूज क्या है ये बताया ना भाई, तो इसका प्रोसेस ही चल रहा है, एनसीईआरटी ऐसे ही लिखा है, ये बताया है उसका प्रोसीड्यूर लिखा है, ये बताया है उसका प्रोसीड्यूर लिखा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले ये पढ़ ले रहे हैं फिर इसका प्रोसीड्यूर पढ़ेंगे, तो ये दोबारा रिवाइज होगा या नहीं होगा? अरे हो जाएगा ना हमारे पास दोबारा, तो ये होगा हमारे लिए, बराबर है क्या भाई? एग्जाम के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट होता है, क्लियर है भाई? इसको अपन करेंगे एकदम शिद्दत के साथ, समझ में आया क्या? एकदम पूरा एकदम जबरदस्त तरीके से। मिटा दे क्या इसको? अरे इसको मिटा दूं, चलो। हाँ तो अगला, तो दूसरा पॉइंट खत्म हो गया क्या हमारा? अरे पहला हो गया प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन, पहला हो गया हमारा प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन, दूसरा हो गया हमारा प्रेजेंस ऑफ, अरे प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर जीन हो गया। और तीसरा डालेंगे हम लोग, तीसरा में हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंस ऑफ क्लोनिंग या फिर रेस्ट्रिक्शन साइट। अरे क्लोनिंग या फिर रेस्ट्रिक्शन साइट होने चाहिए भैया, काहे होना चाहिए भैया रेस्ट्रिक्शन साइट, ताकि हम उसको जगह जगह पे काट सके, समझ में? और हम चाहते हैं कि एक एंजाइम के लिए केवल एक ही साइट हो, समझ में? और उसमें ना बहुत सारे एंजाइम के लिए साइट हो, मतलब बहुत सारा एंजाइम उसके ऊपर काम कर सके, लेकिन एक एंजाइम सिर्फ एक जगह कट करे, ऐसा हम चाहते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो वो वेक्टर हमारा ज्यादा अच्छा होगा। तो तीसरा पॉइंट पे क्या बात करोगे, बोलो जरा। तीसरा देखो, पहला हो गया हमारा प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन, दूसरा हो गया प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर जीन, और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, प्रेजेंस ऑफ क्लोनिंग स्लैश रेस्ट्रिक्शन साइट। लिखो, तीसरा लिखो, प्रेजेंस ऑफ क्लोनिंग स्लैश रेस्ट्रिक्शन साइट। प्रेजेंस ऑफ क्लोनिंग स्लैश रेस्ट्रिक्शन साइट, कोई दिक्कत? प्रेजेंस ऑफ क्लोनिंग स्लैश रेस्ट्रिक्शन साइट।
हो गया यहां तक? अरे यहां तक समझ में आई क्या? तो ये बात समझा चुका हूं मैं क्या कि क्या होना चाहिए कि बहुत सारे एंजाइम के लिए साइट होना चाहिए, लेकिन एक एंजाइम के लिए केवल एक साइट होना चाहिए। यही बात बताया था ना भाई, एक एंजाइम के लिए एक साइट हो और एक वेक्टर के अंदर बहुत सारे एंजाइम के लिए साइट होना चाहिए, लेकिन एक एंजाइम के लिए सिर्फ एक साइट। क्लियर है भाई? मतलब अगर हम चाहे तो उस वेक्टर को इकोर 1 से भी काट सके, PVU1 से भी काट सके, PVU2 से भी काट सके, PST1 से भी काट सके, समा1 से भी काट सके, मतलब जिससे मन करे उसको काट सके। लेकिन जब हम काटे तो वो केवल एक जगह पे कट लगे, मतलब उसका साइट सिर्फ एक जगह होना चाहिए। क्लियर है भाई? तो लिखेंगे इस स्टेटमेंट लिखेंगे अ वेक्टर शुड हैव a restriction site, a vector should have a restriction site, a restriction site मतलब समझ रहे हो, सिर्फ एक। क्लियर है भाई? a vector should have a restriction site many एंजाइम के लिए कि एक एंजाइम के लिए? बहुत सारे एंजाइम के लिए। अरे एक और रेस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए बहुत सारे एंजाइम के लिए, मतलब एक एक सब में हर एक एंजाइम के लिए एक एक। समझ में आ रहेगा? तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, द वेक्टर शुड हैव अ रेस्ट्रिक्शन साइट of several enzyme, restriction site of several enzyme but only one site of each enzyme should be present. Only one site of each enzyme should be present, मतलब हर एक एंजाइम के लिए सिर्फ एक साइट होने चाहिए, बट ओनली वन साइड ऑफ इच एंजाइम शुड बी प्रेजेंट। पूरा बट ओनली वन साइड से लेके आगे तक पूरा अंडरलाइन करो लाल रंग से, पूरा अंडरलाइन करेंगे भाई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ना हमारे लिए? अरे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाई। अरे क्लियर है? तुम चलो आ जाओ, हमको लगा सब अपने लैंग्वेज में लिखेगा तुम लोग। नहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ऐसा कोई थोड़ी है कि भाई मेरा लिखा तो गड़बड़ है, नहीं ठीक। हाँ हाँ मतलब कोई दिक्कत नहीं है भाई, पर कुल मिला के तुम लोग सबको याद था, मतलब अच्छा लगा मेरे को, ठीक है ना? तो अगला टेस्ट का वो क्या होने वाला है? नहीं, बायो में पोस्ट मेंडलिज्म पूरा है, लिंकेज से पहले पहले तक पोस्ट मेंडलिज्म क्या क्या हो जाएगा तुम्हारा? एक तो अलेलिक जीन इंटरेक्शन और नॉन अलेलिक, यही दुगो है ना, तो ये दुगो करके आना, ठीक है भाई? इससे ज्यादा कुछ नहीं, पूरा वहां तक कर लेंगे। बस दो ही पॉइंट है, मतलब 3-4 दिन में ये हमारा टेस्ट पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई? चलो आ जाओ। तो ये हमारा क्या है, प्रेजेंस ऑफ क्लोनिंग या फिर रेस्ट्रिक्शन साइट। अगले संडे उसमें भी 3-4 क्वेश्चन होगा। हाँ उसमें दोनों होगा, ठीक है? शुड बी प्रेजेंट हो गया क्या? अरे हो गया क्या यहाँ तक? अरे यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? यहाँ तक समझ में आ गया क्या? अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस से पहले पहले तक का पूरा पढ़ लेना, ठीक है भाई? अरे कर लेंगे ना? अरे कर लेंगे ना अपन? चलो आ जाओ। तो अगला पॉइंट लिखेंगे अपन, एक नॉर्मल पॉइंट है हमारा। अरे तीनों प्रॉपर्टी खत्म हो गया ना भाई? अरे तीनों प्रॉपर्टी खत्म हुआ ना भाई? अब हमारा एक नॉर्मल पॉइंट चलेगा। नॉर्मल पॉइंट है, उसमें लिखेंगे अपन अ वेक्टर शुड हैव रेस्ट्रिक्शनल साइट ऑफ मेनी एंजाइम। कोई एक वेक्टर जिसके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज का साइट होता है। वापस सुनना, इधर सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर कोई ऐसा वेक्टर है जिसके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम के साइट प्रेजेंट है, तो वैसे को हम लोग बोलते हैं पॉलीलिंकर्स। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? पॉलीलिंकर क्यों? अच्छा, कोई फ्री एंड बना रहा होगा, कोई ब्लंट एंड बना रहा होगा। अरे अब बहुत सारे एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम उसको काट सकते हैं अलग अलग पोर्शन पे। अरे काट सकते हैं ना। और जब अपन काट, जैसे मान लो हमारे पास ये वाला एक डिजायर जीन है, मतलब ये वाला हमारा एक प्लाज्मिड वेक्टर है, और हमारे पास दो गो डिजायर जीन है। ये वाला डिजायर जीन अलग है, ये वाला डिजायर जीन अलग है। तो हो सकता है कि इसको हम यहाँ इंसर्ट कर दे, और हो सकता है इसको हम यहाँ इंसर्ट कर दे काट के। तो बताओ, प्लाज्मिड तो हमारा एक को है ना भाई, लेकिन दो जगह अलग अलग डिजायर जीन फिट हुआ या नहीं हुआ? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या पॉलीलिंकर नहीं है? एक बार में हमारे दो डिजायर जिन के साथ लिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ऐसा कब होगा?
जब रेस्ट्रिक्शन साइट बहुत सारा हो, अरे बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए अलग अलग एंजाइम के लिए। अरे बोलो आया कि नहीं आया? तभी ना हम इसको अलग अलग पोर्शन पे काट के हम अलग अलग अपना डिजायर्ड जीन इसमें घुसेड़ सकते हैं। तो ऐसे वेक्टर को अपन क्या बोलेंगे? पॉलीलिंकर। क्या बोलेंगे हम लोग ऐसे वेक्टर को? पॉलीलिंकर। ऐसे वेक्टर को अपन क्या बोलेंगे? पॉलीलिंकर। तो लिखेंगे अपन इसमें a vector having restriction site of many enzyme, restriction site of many enzyme, a vector having restrictional site of many enzyme is known as polylinker, is known as polylinker, is known as polylinker, पॉलीलिंकर। कोई दिक्कत? उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? पॉलीलिंकर। अच्छा, कहीं कहीं पॉलीलिंकर को ना ऐसा करके लिख के दे देता है MCS, तो उसका मतलब भी क्या है भैया? पॉलीलिंकर की ही बात कर रहा है। क्लियर है भाई? तो लिख लेना वहीं पे ब्रैकेट में MCS। अच्छा, पॉलीलिंकर को अंडरलाइन कर लेंगे अपन। पॉलीलिंकर समझ में आया क्या? कोई ऐसा वेक्टर जिसके पास बहुत सारा रेस्ट्रिक्शनल साइट हो अलग अलग एंजाइम के लिए, बहुत सारे एंजाइम के लिए, वैसे वेक्टर को अपन क्या बोलते हैं? पॉलीलिंकर, क्योंकि वो एक साथ कई हमारे डिजायर जिनके साथ लिंक्ड हो सकता है। यहां तक समझ में आई नहीं आई बात? अरे बोलो, यहां तक क्लियर है या नहीं है? तो अब हम लोग बात करें क्या हमारे टाइप्स ऑफ वेक्टर की? अरे टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करें एक एक करके कि भैया हमारे पास कौन कौन से टाइप वेक्टर होते हैं और कौन कितनी कैपेसिटी वाले जीन को ले जा सकता है। अरे बोला था ना, नहीं बोला था क्या कि हर एक वेक्टर का अपना कुछ कैपेसिटी होता है और वो हर एक डिसाइडेड होता है कि भैया वो किसके अंदर जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे कि भैया कौन सा वेक्टर हमारा किसके अंदर जा सकता है और वो कितना बड़ा जीन लेके जा सकता है। तो हमारे हर एक साइज, अच्छा हमारा जो मैक्सिमम सबसे बड़ा साइज है जीन का वो कितना है? लगभग ह्यूमन जीनोम में पढ़ा था भाई, ह्यूमन जीनोम में साइज, हाँ सबसे बड़ा जीन हमारे में कितना बड़ा है ना भाई? है ना भाई? लगभग कितना? 2.4 मिलियन, मतलब 24 लाख। नाइट्रोजन बेस पेयर का क्या है? एक ही जीन है हमारा। और सबसे छोटा कौन सा जीन है हमारे पास? SRY जीन, जो कि कहां प्रेजेंट होता है? वाई क्रोमोसोम पे, सिर्फ 14 बेस पेयर का है। ये बता दिया था कहां? जब हम लोग लिंकेज पढ़ाए थे तब। अरे समझ में आया कि नहीं आया? और SRY को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं TDF जीन, मतलब टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। अरे है ना? अरे याद है? और याद करो, जो हमारा सबसे बड़ा जीन है वो एक प्रोटीन के लिए कोड कर रहा था जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। अरे याद है ना? जिसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्ट्रोफिन। जैसे कि हमारे जो मसल में पेन होता है ना भैया, ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, तो जो तुम्हारा दर्द है ना वो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की वजह से ही है। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन में ही गड़बड़ी हुआ है। अरे क्लियर है क्या? और उसके लिए विटामिन डी जो होगा वो अच्छा होगा, इसीलिए विटामिन डी का टेबलेट लेना चाहिए। चलो तुमको आ जाओ। तो ये बात समझ में आ गई क्या? डिस्ट्रोफिन प्रोटीन कौन सा जीन है कि क्या बनाता है? ठीक है भाई, यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हमारी बातें होगी। इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। चलो तब हम एक एक करके हम लोग वेक्टर को पढ़ेंगे और उसकी कैपेसिटी को चेक करेंगे। अरे सही बात है क्या? अच्छा, सबसे पहला वेक्टर जो हमारा डिस्कवर हुआ था वो कौन था? हमारा प्लाज्मिड था ना भाई? याद करो, अरे याद करो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का डिस्कवरी और भैया प्लाज्मिड का डिस्कवरी एक लैंडमार्क डिस्कवरी था इस पूरे मतलब फील्ड के लिए। बराबर है क्या? पूरा जेनेटिक इंजीनियरिंग जो हमारे पास एक टॉपिक था, जो सोच थी, उसके लिए हमारा लैंडमार्क डिस्कवरी क्या क्या था? एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और हमारा प्लाज्मिड, दैट इज द वेक्टर। अरे क्लियर भाई? तो हम लोग अब एक एक करके वेक्टर का एग्जांपल देखेंगे नहीं कि पहला वेक्टर हमारा कौन होगा? दैट इज द, और बहुत फेमस है ना हमारा प्लाज्मिड। तो हम लोग सबसे पहला किसको उठाएंगे वेक्टर के तौर पे? किसको यूज करेंगे? प्लाज्मिड को। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मिड डीएनए। अरे क्या बोलेंगे हम लोग उसको? प्लाज्मिड डीएनए। तो अब हम लोग वेक्टर, अभी तक तो हमारा वेक्टर डीएनए में पॉइंट चल रहा था, अब वेक्टर डीएनए का एग्जांपल चल रहा है। किसका एग्जांपल चल रहा है? वेक्टर डीएनए का एग्जांपल चल रहा है। क्लियर है क्या? तो टॉपिक डालना एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर डीएनए। टॉपिक डालना एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर डीएनए। एग्जांपल ऑफ वेक्टर डीएनए। क्लियर है? एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर डीएनए। चलो इसमें जो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल होगा वो तुमको पता है क्या होने वाला है? बताओ जरा। सबसे पहले हम लोग प्लाज्मिड खेल रहे हैं ना,
तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले किसकी बात करेंगे भैया, प्लाज्मिड की बात करेंगे। तो हमारा यहाँ पे सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, दैट इज अ प्लाज्मिड डीएनए। कौन सा हो जाएगा हमारे पास सबसे पहला, प्लाज्मिड डीएनए। और प्लाज्मिड डीएनए का अलग अलग एग्जाम्पल होगा ना भाई। अरे हो सकता है कि कोई हम बैक्टीरिया से निकाले होंगे, तो कोई कहीं से निकाले होंगे, ऐसे तो निकलता बैक्टीरिया से है, ठीक है भाई। और हो सकता है कि अलग अलग बैक्टीरिया से निकाले होंगे, अलग अलग जगह पे निकाला गया होगा, अरे है कि नहीं। तो उसके अनुसार हर एक प्लाज्मिड को अलग अलग, अब भाई सारे बैक्टीरिया में प्लाज्मिड मिलता है, लेकिन हम लोग साल्मोनेला टाइफी को यूज कर रहे हैं, ये तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। याद तो सबसे पहले आरडीएनए किसने बनाया था, कोहेन एंड बोयर ने, बराबर है, एस कोहेन एंड एच बोयर ने। और उसने क्या किया था, एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को किसके साथ डाला भैया, प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम के साथ। लेकिन क्या ये काम किया था क्या, है ना भाई, ये आरडीएनए सिर्फ बनाएगा। लेकिन सबसे पहले जीन ट्रांसफर किसने किया भैया, पॉलबर्ग ने। किसने, उसने क्या किया, एक SV40 वायरस के जीन को किसके अंदर डाल दिया, ई कोलाई के अंदर। कौन से वेक्टर की मदद से, बाई लेम्डाफेग वेक्टर, बाई लेम्डाफेग वेक्टर। बायोटेक्नोलॉजी नाम किसने दिया, कार्ल एरके ने। कब दिया इन्होंने, 1970 में। क्या उसके पहले बायोटेक नहीं था क्या, था। उसको हम लोग क्या बोलते थे, ओल्ड या फिर ट्रेडिशनल बायोटेक, जिसमें हम लोग नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेचुरल एफिशिएंसी को यूज करते थे हम अपने लिए। समझ में आया कि नहीं आया। और आजकल हम लोग क्या करते हैं, उसके नेचुरल नहीं, हमारे एफिशिएंसी को यूज करते हैं हमारे लिए। क्लियर है भाई, चलो आ जाओ। तो सबसे पहला हमारा क्या हो गया, दैट इज अ प्लाज्मिड डीएनए। अब प्लाज्मिड डीएनए का बहुत सारा एग्जांपल होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले देखो, कोई भी प्लाज्मिड डीएनए कि भैया कितना नाइट्रोजन बेस पेयर ले जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो भैया जो कोई भी अगर हमारे पास प्लाज्मिड है, तो वो प्लाज्मिड लगभग 500 से लेके 8000, वापस से बोल रहा हूं, 500 से लेके 8000 नाइट्रोजन बेस पेयर वाला जीन लेके जा सकता है। कितना भैया, कोई जीन हो जो हमारा डिजायर्ड जीन हो, अगर वो 500 से लेके 8000 बेस पेयर का बना हुआ है, तो फिर हमारा प्लाज्मिड डीएनए ले जा सकता है। 500 से कम वाले को नहीं ले जा सकता है, और 8000 से ज्यादा वाले को ले नहीं जा सकता है। अरे समझ में आया कि नहीं आया, वापस से बोलो, हमारा प्लाज्मिड डीएनए का कैपेसिटी कितना है, बोलो। अरे प्लाज्मिड डीएनए का कैपेसिटी कितना है भाई हमारे पास, देखो। अच्छा 500 से लेके इसको हम बोल सकते हैं 0.5 के। अरे के का मतलब 3 को 0 होता है क्या, अब पॉइंट है तो खसका दोगे तो अपने आप 500 नहीं हो जाएगा क्या। तो 500 से लेके 8000 के तक ले जा सकता है क्या। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है भैया, 0.5 के से लेके कितना तक, 8 के तक। मतलब 8000 नाइट्रोजन बेस पेयर का अगर जीन बना हुआ है, तो प्लाज्मिड उसको ले जा सकता है किसी होस्ट के अंदर, मतलब आरडीएनए बना सकता है आराम से। कोई दिक्कत है क्या यहां तक, अरे यहां तक समझ में आई नहीं आई, अरे कोई दिक्कत है क्या। तो भैया ये हमारा क्या है, द कैपेसिटी कितना हो गया, 0.5 के टू 8 के। तो बताओ ये बेस पेयर है ना भाई, बेस पेयर साइज्ड जीन, मतलब इतना बड़ा अगर जीन है तो इसको हमारा प्लाज्मिड ले जा सकता है। लेकिन अगर 500 से कम नाइट्रोजन बेस है किसी जीन में, मतलब 14 को नाइट्रोजन बेस है जैसे हमारे एसर वाली जीन में, क्या उसको ये ले जा पाएगा क्या, नहीं, उसको हमारा ये जीन, ये वेक्टर हमारा ले नहीं जा पाएगा। अरे क्लियर है क्या, आई बात समझ में या नहीं आई भाई। चलो, तो हम लोग प्लाज्मिड डीएनए की बात करें तो सबसे पहले याद करो, ये हमारे बैक्टीरिया के अंदर होता है। और बैक्टीरिया के अंदर जो हमारा प्लाज्मिड डीएनए होता है, वो हमारा न्यूक्लियर डीएनए होता है कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है। अरे ये बैक्टीरिया का ओरिजिनल डीएनए नहीं है भैया, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए है, ये साइटोप्लाज्म में मिलता है। बैक्टीरिया का कहां मिलेगा भैया, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के बाहर जो भी मिलता है उस सबको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर बोल सकते हो ना भैया। तो प्लाज्मिड डीएनए को मार्क करके अपन लिख सकते हैं कि ये भैया एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए है। अरे बोलो ना, अरे बोलो। और याद करो, हम जितना बार, अरे इधर देखो, हम जितनी बार है, इधर देख, हम जितनी बार भी वेक्टर को यूज कर रहे हैं, बार बार हम प्लाज्मिड बोल रहे हैं क्या, इसका मतलब ये वाला वेक्टर हमारा कॉमनली यूज होता होगा। प्लाज्मिड क्या होता होगा भैया हमारे पास, कॉमनली यूज होता होगा। मतलब हम लोग ये बोले कि भैया मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ये वो वेक्टर है जिसको हम सबसे ज्यादा कॉमन, मतलब अगर मान लो कभी हम जीन ट्रांसफर करने बैठेंगे तो सबसे पहला विकल्प हम किस में से चुनेंगे वेक्टर के तौर पे, प्लाज्मिड के तौर पे, बराबर है क्या। प्लाज्मिड में से चुनेंगे कि हम कौन से प्लाज्मिड को यूज करें। अच्छा, ये जो हमारा प्लाज्मिड डीएनए है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए है कि इंट्रा न्यूक्लियर डीएनए है। अच्छा, डबल स्टैंडर्ड है कि सिंगल स्टैंडर्ड है, भैया डबल स्टैंडर्ड होता है ना। ये भैया डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है और सर्कुलर होता है, छोटा होता है। क्या होता है भैया, डबल स्टैंडर्ड, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, स्मॉल एंड सर्कुलर। कोई दिक्कत है भाई यहां तक, अरे कोई दिक्कत है क्या यहां तक, तो लिखना एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर प्लाज्मिड डीएनए क्या है, एन
एक्स्ट्रा न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस के बाहर मिलने वाला, एन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर कॉमा डबल स्ट्रैंडेड मतलब दो स्ट्रैंड मिलेगा कि एक हो, दो, तो भैया डबल स्ट्रैंडेड एन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर कॉमा डबल स्ट्रैंडेड कॉमा स्मॉल कॉमा सर्कुलर, छोटा होता है, कॉमा स्मॉल कॉमा सर्कुलर डीएनए। बताओ ये कहां मिलेगा, साइटोप्लाज्म में कि न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में, तो हम लोग बोलेंगे सर्कुलर डीएनए हो गया क्या, सर्कुलर डीएनए हो गया क्या, है ना, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में ये मिलता है। कौन सा हमारा, दैट इज अ प्लाज्मिड डीएनए। अरे आया बात नहीं आया भाई, अरे ये बात समझ में आई नहीं आई, अबे चमका नहीं चमका, अबे नहीं चमका ना, अबे लइके से नहीं चमका, अरे यहां तक समझ में आ गई क्या, अरे आ गया नहीं आया भाई। चलो तो अब प्लाज्मिड का कुछ एग्जाम्पल होगा कि नहीं होगा, तो प्लाज्मिड के एग्जाम्पल को ना अपन प्यार से लाल रंग से लिखेंगे, और जहां मैं स्मॉल लिखूंगा ना वो स्मॉल लेटर होगा, और जहां कैपिटल लिखूंगा वो कैपिटल लेटर होगा, बराबर है क्या। तो सबसे पहला हमारे पास जो प्लाज्मिड वेक्टर है वो है हमारा PBR 322, क्या है हमारे पास, PBR 322। और भैया PBR 322 अभी तक का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है इस चैप्टर में से। ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई भी ऐसा साल हो जिसमें PBR 322 से सवाल ना आए, बराबर है क्या। ऐसा शायद ही कोई ईयर होगा जब हमारे पास PBR 322 से क्वेश्चन ना हो। वैसे तो पिछले 10 साल में ऐसा बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा, तुम किसी ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लो, PBR 322 से फिक्स क्वेश्चन है, एकदम 100% श्योर, समझ। मतलब अगर PBR 322 से क्वेश्चन है, मतलब हमको उसका पूरा स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि कौन सा जीन कहां है। अरे सही बात गलत बात, मतलब अगर हम एक प्लाज्मिड को स्टडी कर लेंगे तो हम समझ जाएंगे ना कि अगला प्लाज्मिड भी इसी टाइप का होता होगा, समझे। तो हमारे पास हमारे सिलेबस में सिर्फ एक प्लाज्मिड है जो कि कौन है हमारे पास, PBR 322। क्या है हमारे पास, PBR 3, मतलब ये हमारा हाईली इंपॉर्टेंट है। तुम चाहे खाना खाना भूल जाओ पर PBR 322 का स्ट्रक्चर नहीं भूल सकते अपन, समझ में आ गया। मतलब कभी ऐसा हो कि अगर खाना नहीं खाए तो हम बेशक उसको भूल जाओ, पर इसके स्ट्रक्चर को अपन एग्जाम में भूल नहीं सकते, है ना। बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्टली इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए देगा कि भैया PBR 322 का स्ट्रक्चर बनाओ, तुमको बताना पड़ेगा वहां कि भैया कौन सा जीन कहां पे है, कहां पे काटेंगे, क्या करेंगे, वो सब तुमको इसके बारे में बताना पड़ेगा। कै गो रेस्ट्रिक्शन साइट है और कौन सा रेस्ट्रिक्शन साइट किस एंजाइम के लिए है वो तुमको बताना यहाँ पे पड़ता है। क्लियर है भाई। तो हमारा हाईली इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा PBR 322। इसका नाम समझना, P का मतलब क्या है यहाँ पे, BR का मतलब क्या है वो समझना। सबसे पहले यहाँ पे जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे डिस्कवर किया, जिन्होंने इस पे बात किया था, उस साइंटिस्ट का नाम था वोलिवर। क्या नाम था भैया, वोलिवर एंड रोडियूज। क्या नाम था भैया, रोडियूज। तो भैया इन दोनों साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, इसीलिए यहाँ पे नाम लगा BR। BR का मतलब ये नहीं है कि भैया बिहार में डिस्कवर हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है भाई। तो ये किसकी वजह से है भैया, वोलिवर एंड रोडियूज। देखो समझ में, ये दो साइंटिस्ट थे, कौन भैया, बोलिवर एंड रोडियूज, इन्होंने डिस्कवर किया था इसको, इसीलिए देखो इसके नाम क्या कह रहा है, PBR 322। अच्छा स्मॉल p किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा हमारे, अरे स्मॉल p रिप्रेजेंट कर रहा है प्लाज्मिड को, बता रहे हैं कि भैया ये प्लाज्मिड है। अरे स्मॉल p किसको दिखा रहा है हमारे, ये स्मॉल p किसको दिखा रहा है भैया, ये प्लाज्मिड। मतलब ये बोल रहा है कि भैया एक प्लाज्मिड है जिसको डिस्कवर किया किसने, बोलिवर एंड रोडियोज ने, उसको नाम दिया 322, इसलिए इसका पूरा नाम क्या है, प्लाज्मिड BBR 322। समझ में आया क्या, इसका पूरा नाम क्या हो गया, PBR 322। समझ में आया क्या। अरे बोलो भाई, क्या ऐसा के बहुत सारा एंजाइम ये डिस्कवर किया, मतलब बहुत सारा प्लाज्मिड डिस्कवर किया होगा। वैसे ही एक और हमारे पास प्लाज्मिड था जो इन दोनों ने मिलकर डिस्कवर किया, उसका नाम था PBR 327। क्या नाम था भैया, PBR 327। क्या नाम था भैया, PBR 327। कोई दिक्कत भाई। चलो वैसे ही बहुत सारा प्लाज्मिड होगा कि बस यही दूगो होगा,
बस यही दोनों साइंटिस्ट डिस्कवर किया, उसका निकल लिया होगा, बाकी कोई डिस्कवर नहीं किया होगा, किया होगा। तो अगला है हमारा PUC 18, क्या है हमारा PUC 18। अगला है हमारा PUC 19। अच्छा UC का मतलब क्या है यहाँ पे भैया, ये एक यहाँ पे UC का मतलब है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे UC का मतलब है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। समझ में आ गया होगा कहाँ डिस्कवर हुआ होगा ये PUC 18, कहाँ डिस्कवर हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। और यहाँ पे P का क्या मतलब है बताओ, फिर से इसका मतलब प्लाज्मिड है, मतलब ये बोले कि भैया ये वाला जो प्लाज्मिड है ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में डिस्कवर्ड हुआ था और उसको नाम दिया गया था 18 एंड 19। सही है क्या? अरे आया नहीं आया भाई? तो इसका पूरा नाम क्या हो गया PUC 18, इसका पूरा नाम क्या हो गया PUC 19। कोई दिक्कत? अरे समझ में, चलो आ जाओ फिर से देखो। एक प्लाज्मिड डीएनए कितना बड़ा जीन हमारा ले जा सकता है, लगभग 500 से लेके 8000 नाइट्रोजन बेस पेयर का बना हुआ है, तो हमारा प्लाज्मिड उसको ले जा सकता है, मतलब rDNA बना सकता है। प्लाज्मिड हमारा सबसे ज्यादा यूज होने वाला वेक्टर है, और ये एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है, जो कि कहां प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में कि न्यूक्लियस के अंदर? तो कहां प्रेजेंट होता है भैया, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। अरे ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ ये यूसी है, यूसी। अभी ये लूसी नहीं है, ये यूसी है, बराबर। एक मूवी देखा है क्या, लूसी? क्या देखा उसमें? अपने दिमाग को ना लगभग 100% यूज कर लेती है ना भाई? हम तो सोचते हैं 11% यूज हो जाएगा, मेरा दिमाग बहुत है कि नहीं है? नॉर्मल इंसान तुम्हारा तो अभी 0.5% भी नहीं हुआ होगा, सच बता। कितना परसेंट? 13% था, 13%। स्वामी विवेकानंद का यूज कितना हुआ था, 11%। स्वामी विवेकानंद, हाँ नाम है उनका, स्वामी विवेकानंद।